तो इनिशियली क्या होता है, जब जैसे अभी मैंने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा, तो होगा क्या कि जब भी ये S1 S2 S3 बनेगा तो इनमें मेमोरी अभी ब्लैंक है, मतलब इनमें मेमोरी ब्लैंक नहीं है, इनमें डेटा ब्लैंक है, इसमें डेटा कुछ भी नहीं है क्योंकि मैंने कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया, कोई भी डेटा। अब मैं चाहती हूँ कि जब मेमोरी क्रिएट हो उसी टाइम डेटा भी मैं प्रोवाइड करूँ, तो ये अच्छी बात नहीं है। अभी क्या हो रहा है, मेमोरी में कुछ भी नहीं है, मेमोरी बन तो गई बट उसमें कोई डेटा नहीं है। बट अब हम चाह रहे हैं कि जब मेमोरी बने तो उसमें वो डेटा आए जो हम प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो ये काम होता है कंस्ट्रक्टर का। दोबारा से समझाऊं, दोबारा समझाऊं। जैसे मान लो एक है कि आपने क्या किया, आप लेट से खाली कंटेनर लेके आ गए और बाद में उसमें आपने सामान भरा। ठीक है, क्या हुआ, आपको 3 कंटेनर की जरूरत है और तीनों में आपको सामान भरना है। तो एक बार ही क्या हुआ, आप खाली 3 डब्बे लेके आ गए और घर आके आपने उसमें सामान भरा, बट जब आप वो डब्बे लेके आए हो वो खाली है। ठीक है, एक अप्रोच क्या है कि जब आप वो डब्बे खरीदने जा रहे हो तो आप सामान के साथ वो डब्बे लेकर आओ। ठीक है, ये 2 अलग अलग अप्रोच है। पहला, मैं एम्प्टी कंटेनर ले आई और मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं बाद में उसमें डेटा डालूंगी, बाद में मैं उसमें सामान डालूंगी कंटेनर में। एक ही अप्रोच है जो अब तक हमने करी। दूसरी अप्रोच क्या है कि भाई मैं सामान वाला ही डब्बा ले आऊं ना। अगर मेरे को ऑयल का कंटेनर चाहिए तो मैं क्यों पहले खाली कंटेनर लाऊं फिर उसमें ऑयल भरूं। इससे अच्छा मैं डायरेक्टली मार्केट से ऑयल वाला ही कंटेनर परचेज कर लूं। डिफरेंस समझ में आया दोनों में? एक में क्या हो रहा है, पहले खाली मेमोरी है, पहले खाली कंटेनर है, बाद में आप उसमें डेटा ऐड कर रहे हो। ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ कि नहीं, तुम मुझे जो कंटेनर दो उसमें सामान ही डाल के दे दो ना। ये डिफरेंस समझ में आया दोनों? जी मैम। हाँ, तो यही डिफरेंस है कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे खाली, सबसे पहले हम ब्लैंक मेमोरी ले रहे हैं और हम डेटा बाद में डाल रहे हैं, है ना। देखो पहले तो ये ब्लैंक आया सब में, और मेमोरी जो डेटा है वो बाद में आ रहा है क्योंकि इनपुट फंक्शन आपका बाद में कॉल हो रहा है ना। अब हम ये चाह रहे हैं कि जब ये मेमोरी बने इसी टाइम में इसमें डेटा भी प्रोवाइड कर दूं कि भाई ये लो डेटा और इसी डेटा से मेमोरी में यही डेटा डाल दो जो मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। तो जहां मेरा कर्सर है ना, इसी पॉइंट पे मैं डेटा प्रोवाइड कर दूंगी, इसी पॉइंट पे। मैम तो बट क्या होगा, चारों में कैसे डालेंगे, एज नेम सिटी? हाँ हाँ हाँ, मैं बता रही हूँ अभी। ठीक है, तो अभी बता रही हूँ कि किस तरह से डाल सकते हैं चारों में। ठीक है, बट कॉन्सेप्ट अब आपको समझ में आ गया कि करने क्या जा रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं इस प्रोग्राम को रिफाइन करती हूँ कंस्ट्रक्टर बना के। ठीक है, तो हम शुरू से लिख रही हूँ। तो बेटा देखो, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ये तो खाली है। जब आप कंस्ट्रक्टर बनाना चाहते हो तो ये तो खाली है ना, आप इसको मत लो, आप ऐसे लिखोगे। देखो मैं इसी प्रोग्राम को ना रिफाइन करती हूँ, ये इतना है। मैम थोड़ा सा ये आप मेरे को सेल्फ वाला ओवरव्यू बता सकते हो? हाँ अभी बताती हूँ। ओके, तो जब हम कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाते हैं यूजिंग इनिट। कंस्ट्रक्टर का नाम है यहाँ पे इनिट। इनिट फंक्शन की मदद से हम, मतलब इनिट फंक्शन प्री डिफाइंड है, हमने नहीं बनाया, बट हम उसे यहाँ पर यूज करेंगे तो हमारा कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो जब हम कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं तो हमें खाली कंटेनर यानी खाली प्रॉपर्टीज की जरूरत नहीं है, इसको हटाते हैं। ठीक है, हमें इनपुट की भी जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि जब मेमोरी बनेगी मैं तभी उसी टाइम पे डेटा प्रोवाइड करूंगी, तो मुझे इनपुट की भी जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ प्रिंट की जरूरत है। और कंस्ट्रक्टर बनाऊंगी मैं, तो कंस्ट्रक्टर ऐसे बनता है, देखो हम ऐसे लिखते हैं डेव, ओ एक सेकेंड, ओके डेव, फिर हम लिखेंगे इनिट ऐसे, डबल अंडरस्कोर इनिट, डबल अंडरस्कोर। ठीक है, अब ये हटा देते हैं, यहाँ पे ये हटाओ, ये भी हटा। ठीक है, तो ये हमारा एक इनिट फंक्शन है। ठीक है, और मैं यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट कर देती हूँ शुरुआत में, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड ऐसा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। अब हर एक फंक्शन में क्या लिखना कंपलसरी है? सेल्फ। अच्छा, सेल्फ बेटा क्यों लिखना होता है?
क्योंकि आप ना इसे अल्टीमेटली एक ऑब्जेक्ट से कॉल करोगे। तो अगर आप S1 ऑब्जेक्ट से कॉल करोगे ना तो सेल्फ में S1 आ जाएगा। अगर मान लो मैं ये सेल्फ ना लिखूं, है ना, सेल्फ की जगह आप अपना नाम भी लिख सकते हो। मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि सेल्फ जो है वो कोई कीवर्ड नहीं है, सेल्फ जो है वो एक स्टैंडर्ड वर्ड है। बट सेल्फ की जगह अगर आप ABCD भी लिखोगे तो भी ये प्रोग्राम रन कर जाएगा। ठीक है, सेल्फ का मतलब है करंट ऑब्जेक्ट जिससे ये कॉल होगा। जैसे अगर मान लो आप S1 से कॉल कर रहे हो तो सेल्फ में आ जाएगा S1। अगर आप S2 से कॉल कर रहे हो तो सेल्फ में आ जाएगा S2। जिस ऑब्जेक्ट से आप कॉल करोगे, जिस ऑब्जेक्ट से आप कॉल करोगे वो ऑब्जेक्ट चला जाएगा सेल्फ के अंदर। और अगर मान लो मैं ये सेल्फ ना लिखूं तो मेरे प्रोग्राम में एरर आ जाएगा। ये लिखना कंपलसरी है, बट सेल्फ नाम लिखना कंपलसरी नहीं है। सेल्फ की जगह आप ABCD कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन अगर आप कोई पैरामीटर नहीं डालोगे तो वो एक एरर है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ये नहीं लिखूं, मैं ये सब हटा दूं सेल्फ, तो ये एरर है, मेरा प्रोग्राम रन नहीं करेगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हमने इनिट यानी कि इनिशियलाइज यानी कि कंस्ट्रक्टर बनाया। पहला पैरामीटर सेल्फ देना कंपलसरी है। ठीक है, और यहाँ पर एक मैसेज डाल दिया ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। अब मेरे पास मुझे इनिशियलाइज जब करना है तो मुझे 4 चीजें चाहिए। क्या? नेम, एज, सिटी और मार्क्स। तो मैं चाहूंगी ना कि कोई वेरिएबल आए मेरे पास। तो मान लो मैं नेम N वेरिएबल में ले रही हूँ, एज A वेरिएबल में ले रही हूँ, सिटी C नाम के वेरिएबल में ले लूंगी और मार्क्स F नाम के वेरिएबल में लूंगी। ठीक है, अब देखो, अब मैं ऐसे लिखूंगी सेल्फ डॉट, ठीक है, यानी इस क्लास का जो नेम है, सेल्फ डॉट नेम मतलब क्लास का जो नेम है, मतलब जो इस ऑब्जेक्ट, जो इस क्लास के अंदर नेम प्रॉपर्टी है। ऑल्दो मैंने हटा दिया, मैंने हटा दिया ना, ये जो मैंने ऊपर लिखा था ये तभी भी वर्क करेगा। ये मैंने अभी हटा दिया। अभी यहाँ से पता चल रहा है कि स्टूडेंट के अंदर नेम है, एज है, सिटी है, मार्क्स है। बट अगर मैं ये हटा भी दूं और मैं यहाँ पर सीधा लिखूं सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल्स टू N, मैं एक बार पूरा लिखती हूँ फिर मैं आपको समझाती हूँ। सेल्फ डॉट एज इज इक्वल्स टू A, फिर मैं लिख रही हूँ सेल्फ डॉट सिटी इज इक्वल्स टू C, एंड देन सेल्फ डॉट मार्क्स इज इक्वल्स टू मार्क्स M। अब देखो क्या होगा, मान लो ये इनिट नॉर्मल फंक्शन है। ठीक है, तो अगर ये नॉर्मल फंक्शन है तो आप इसे कॉल कैसे करोगे? हम क्या लिखते हैं, पहले हम लिखते हैं फंक्शन का नाम, उसके बाद हम डेटा प्रोवाइड करते हैं ना। पहले हम नेम प्रोवाइड करेंगे, फिर हम एज प्रोवाइड करेंगे, फिर हम सिटी प्रोवाइड करेंगे, फिर हम क्या प्रोवाइड करेंगे, मार्क्स। ऐसे ही होता है। जैसे मान लो आप एक फंक्शन बना रहे हो ऐड का, और आप A और B C D ऐसे 4 चीजें ले रहे हो। ठीक है, और फिर आपने बोला x is equal to A, y equal to B, z is equals to C, then let's say I is equals to D। ठीक है, और अब आप ऐड कॉल कर रहे हो 10, 20, 30, 40 डाल के। तो मुझे बताओ अगर मैं प्रिंट कराऊं x और y को, मेरा आउटपुट क्या आएगा? और अगर मैं प्रिंट कराऊं z और i को तो मेरा आउटपुट क्या आएगा? अभी ये भूल जाओ ऊपर वाला, सिर्फ ये वाला कोड एनालाइज करो और मुझे बताओ इस कोड का आउटपुट क्या आएगा। देखो और बताओ। सब लोग बताओ इस कोड का आउटपुट क्या आएगा? थर्टी फोर्टी, 30 70? क्यों 30 70 कहाँ से आया बेटा? हाँ करेक्ट। देखो क्या होगा, A में कॉपी होगा 10, B में कॉपी होगा 20, C में कॉपी होगा 30, D में कॉपी होगा 40, है ना। फिर मैंने बोला जो A में है वो X में चला जाए, तो X में क्या आ जाएगा 10। मैंने बोला जो B में है वो Y में चला जाए,
तो y में क्या गया 20, फिर c में जो है वो z में चला जाए तो z में क्या चला गया 30, और जो d में है वो i में चला जाए तो d में क्या है 40। 10 20 30 40। हाँ, तो फर्स्ट लाइन में आएगा 10 20 और दूसरी लाइन में क्या आएगा 30 40। 30 ठीक 40। है, अब ये समझ में आ गया। अब देखो ये जो मैं अब कोड लिख रही हूँ इसका भी यही मतलब है, इधर देखो, मतलब जो भी n में आएगा वो नेम में आ जाए, जो भी a में आएगा वो एज में आ जाए, जो भी c में आएगा वो सिटी में आ जाए, और जो भी m में आएगा वो मार्क्स में आ जाए। मतलब मैं इनिशियलाइज कर रही हूँ यहाँ पे कि नेम में क्या आ जाए जो n वेरिएबल से आए, एज में क्या आ जाए जो a से आए, सिटी में क्या आ जाए जो c वेरिएबल से आए, और मार्क्स में क्या आ जाए जो m वेरिएबल से आए। ठीक है, मुझे बताओ ये समझ में आया सिर्फ यहाँ तक। अब देखते हैं इसको कॉल कैसे करते हैं, एक बार मैं इसको पूरा लिख देती हूँ। अब मान लो आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना है S1, तो आपने एक S1 बनाया, स्टूडेंट बनाया आपने, ठीक है, बट अभी मैंने क्या बोला, जब आप कंस्ट्रक्टर बना रहे हो तो आप क्या करोगे, यहीं पे डेटा प्रोवाइड करोगे। तो देखो हम यहीं पे डेटा प्रोवाइड करेंगे, तो हमसे पहले पूछा है n मतलब नेम, तो मैं इसी सीक्वेंस में डालूंगी, पहले मैं डालूंगी नेम, जो सीक्वेंस मैं यहाँ रखूंगी ना वही वाले सीक्वेंस यहाँ जाएंगे। तो पहला n है, तो पहला जो डेटा है वो मैं डालूंगी नेम, ठीक है, फिर दूसरा डेटा मैं डालूंगी एज, तीसरा डेटा मैं डालूंगी सिटी, फोर्थ डेटा मैं डालूंगी मार्क्स। ठीक है, तो ये ऐसे जाएगा। तो अब मुझे बताओ सेल्फ में क्या गया S1, सेल्फ में क्या जाता है, जिस ऑब्जेक्ट से आप उसे कॉल कर रहे हो, तो सेल्फ में क्या गया S1। इनिट अपने आप कॉल हो जाएगा जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगी ना, हम ऑब्जेक्ट ऐसे ही बनाते हैं ना, ऐसे, तो जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इनिट अपने आप कॉल हो जाता है, हमें इनिट लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये इनिट को कॉल करेगा, और जो भी डेटा आपने इधर प्रोवाइड किया है वो डेटा इनिट में डाल देगा। तो सेल्फ में क्या जाएगा S1, जिस ऑब्जेक्ट से कॉल होता है वो सेल्फ में जाता है, तो सेल्फ में क्या जाएगा S1, एन में क्या जाएगा रोहित, ए में क्या जाएगा 20, सी में क्या जाएगा सिटी दिल्ली, एम में क्या जाएगा 80। तो जो एन में गया उससे नेम इनिशियलाइज हो जाएगा, जो ए में गया उससे एज इनिशियलाइज हो जाएगा, जो सी में गया उससे सिटी, और जो एम में गया उससे मार्क्स। तो जब ये इनिशियलाइज हो जाएंगे तो आपको सिर्फ प्रिंट डेटा करने की नीड है, तो जब इनमें डेटा आ जाएगा तो वो डेटा आपको मिल भी जाएगा। तो अब आप बस यहाँ पे लिखना S1 डॉट प्रिंट डेटा, आपका जो प्रिंट डेटा फंक्शन है सिर्फ उसको कॉल करना, क्योंकि डेटा तो अब आप प्रोवाइड कर ही चुके हो मेमोरी एलोकेशन के टाइम पे ही, है ना। तो जैसे अभी मैंने बोला कि जब आप कंटेनर लेने जा रहे हो तो कंटेनर के साथ आप सामान भी ले आए, तो मैंने बता दिया कि यही डेटा मुझे चाहिए ऑब्जेक्ट में और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैंने डेटा प्रोवाइड कर दिया, तो क्या हुआ जो मेमोरी बनी उसमें अब वो ब्लैंक ब्लैंक ना जाके उसमें क्या चला गया रोहित 20 दिल्ली 80। तो अब मुझे इनपुट की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा डेटा ऑलरेडी है वहां पे। तो अब मैं सिर्फ किसको कॉल करूंगी प्रिंट को। तो रन करके देखते हैं कि क्या हमारा ये कोड चल रहा है। देखो आया, तो ऑब्जेक्ट क्रिएटेड और ये डेटा आ गया। अब मान लो मुझे दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना है, तो मैं दूसरा ऑब्जेक्ट जब बनाऊंगी यहाँ पे सेम प्रोसेस है, बस ऑब्जेक्ट का नाम आप बदल देना, ठीक है, और डेटा बदल देना। ठीक है, आ गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड 2 बार आया, इसका मतलब इनिट 2 बार कॉल हुआ, 2 बार इनिट कॉल हुआ। दो कितनी बार इनिट कॉल होगा, जितनी बार ऑब्जेक्ट बनेंगे, है ना। तो जितनी बार ऑब्जेक्ट बनेंगे उतनी बार इनिट कॉल होगा। ठीक है, इनिट के अंदर ही मैंने लिखा है ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। तो इस तरह से अब मुझे बताओ ये वाला सिंटेक्स किसको किसको नहीं समझ में आया। मैम क्या इसमें एज की वैल्यू की जगह मार्क्स की वैल्यू पिक कर सकते हैं क्या, बिकॉज दोनों ही हमने नंबर में डाला है। बेटा वो आप पे डिपेंड करता है, मतलब कैसे कैसे कह रहे हो, जैसे यहाँ पे है नंबर्स तो हैं, है ना। हाँ, वो तो आप पिक कर सकते हो, अगर आप एम इधर लिख दोगे और ए इधर लिख दोगे मान लो, तो जो एज में आपने डाला वो मार्क्स में चला जाएगा, और जो मार्क्स में आपने डाला वो एज में चला जाएगा। वो तो प्रोग्रामर के ऊपर है ना। ठीक है, ओके, इस कोड में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो।
ये इशू हो सकता है बेटा, ये प्रोग्रामर की वो रहेगी ना, प्रोग्रामर जो है, इशू नहीं होगा, प्रोग्रामर जो है वो डालेगा ना ये। तो हम एक काम कर सकते हैं ना बेटा, इसको और अच्छा बनाने के लिए हम बस ये कर सकते हैं कि अगर इसको, इसमें हमें क्लैरिटी चाहिए, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस ABCD नेम, हम सीधा सीधा नेम ही ले लेते हैं ना। अब ये वेरिएबल अलग है ना, नाम सेम हो सकते हैं, बट ये वाला जो नेम है ये इसको पॉइंट करेगा, और ये वाला जो नेम है ये क्लास को पॉइंट करेगा। ठीक है, तो अगर आप नेम सेम भी ले रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप ये ABCD लेने के बजाय आप यहाँ पे प्रॉपर नेम डाल दो, ताकि आपको कंफ्यूजन ही ना हो। ठीक है, तो अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन से वेरिएबल में क्या क्या आ रहा है। तो आप वेरिएबल के नाम वही ले लो, और हम ऐसा ही करते हैं, हम वेरिएबल के नाम वही लेते हैं जो हमारे एट्रीब्यूट्स के नाम है, इससे कोई कंफ्यूजन नहीं होता। ठीक है, देखो अगर मैं अभी भी इसको रन करूंगी, ये होगा, हो गया। अब ये ABCD नेम में क्या होता है, कंफ्यूजन होती है ना, किसमें क्या है किसमें क्या नहीं है। तो आप प्रॉपर यही वाले नेम भी अगर डालोगे तो ये प्रोग्राम रन करेगा। अब इसमें कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा, कि हमें पता है पहला हमें नेम ही डालना है, दूसरा हमें एज डालना है, तीसरा सिटी डालना है, चौथा मार्क्स डालना है। ठीक है, ओके, इतना नहीं आया मैम, इसका यूज कहाँ और कैसे करना है। दक्ष कल वाली क्लास में थे, मैंने पूरा समझाया था बेटा कि हमें ऑब्जेक्ट्स का यूज कहाँ पे करना है, क्यों करना है। कल वाली क्लास आपने अटेंड करी है? हाँ, तो इसीलिए नहीं समझ में आ रहा। ओके, 4 बार कैसे चाहिए, 4 बार कैसे चाहिए मतलब? बेटा सेल्फ जो है ना, ये पाइथन प्रोग्रामिंग का सिंटेक्स है, कि जब भी हम पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर कोई भी फंक्शन लिखते हैं ना, मेथड, तो उसके पहले पहला पैरामीटर हमें सेल्फ देना पड़ता है। अब इस सेल्फ के अंदर क्या जाएगा, इस सेल्फ के अंदर वो ऑब्जेक्ट इंटरनली चला जाएगा। जैसे अगर मैंने S1 से कॉल किया है, तो अब सेल्फ वन में S1 चला जाएगा। जैसे मैं कॉल करी हूँ ना, S1.print तो यहाँ पे सेल्फ का मतलब है S1। ठीक है, अगर मैं S2 से प्रिंट डेटा को कॉल कर रही हूँ, तो यहाँ पे सेल्फ में चला जाएगा S2। तो बेसिकली सेल्फ जो है वो ऑब्जेक्ट, वो इस ऑब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है जिस ऑब्जेक्ट से आप इसे कॉल करोगे। जैसे जब मैं S1 से प्रिंट डेटा को कॉल करूंगी तो सेल्फ की वैल्यू हो जाएगी S1, और अगर मैं S2 से प्रिंट डेटा को कॉल करूंगी तो सेल्फ की वैल्यू हो जाएगी S2। तो सेल्फ इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट, करंट ऑब्जेक्ट जिससे हम कॉल कर रहे हैं। ठीक है, ओके ओके। ठीक है, तो ये हमने कंस्ट्रक्टर बनाना सीख लिया कि हम कंस्ट्रक्टर क्यों बना रहे हैं। ठीक है, और कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल किस किस तरीके से करेंगे। तो मुझे बताओ, ये वाली अप्रोच बेटर है ना एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन? ठीक है, प्रीवियस वन तब अच्छा है जब हम वहां पे यूजर इनपुट ले रहे हैं। ठीक है, तब उस केस में वो अच्छा है। बट इस केस में जब आपको पहले से डेटा पता होगा, ठीक है, या मान लो यूजुअली क्या होता है बेटा, जब आप काम करते हो तो ये डेटा ना फॉर्म से आ रहा होता है। जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह फिल कराते हो ना, तो ये डेटा आपको पहले से तो पता नहीं होगा। तो यहाँ पे आप वेरिएबल्स लिखोगे, वेरिएबल के नाम लिखोगे जिसके अंदर डेटा फॉर्म वगैरह से आ रहा होगा। ठीक है, तो वो जो भी HTML पढ़ते हैं, जैसे जो वेब डेवलपमेंट में जो बच्चे होते हैं, तो वो ऐसे कर रहे होते हैं, HTML को इससे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो बात की बात है। बट यहाँ पर अभी के लिए हम, जब हमें पहले से डेटा पता है तो हम ऐसा कर सकते हैं, और जब हमें पहले से डेटा नहीं पता तो हम इस तरह से कर सकते हैं, ये वाला इनपुट डेटा। तो इसमें क्या होगा, जब आपको पहले से डेटा ही नहीं पता तो वो यूजर से आप रन टाइम पे पूछोगे कि नेम डालो, एज डालो, सिटी डालो, मार्क्स डालो। ठीक है, इस तरीके से। तो ये था हमारा क्लास और ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब मैं ना आपको एक छोटा सा टास्क दे रही हूँ, ठीक है, वो एक बार करके दिखाओ। उसके बाद हम इसमें आगे बढ़ते हैं कि हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स में और क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसको जरा इम्प्लीमेंट करके दिखाओ मेरे को।
हमें एक एम्प्लॉय क्लास बनानी है और उसके हमें एट्रीब्यूट्स लेने हैं, एम्प्लॉय आईडी, नेम और सैलरी। इनिशियलाइज विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर, हमें कंस्ट्रक्टर की मदद से इसे इनिशियलाइज करना है, ठीक है। एंड ऑल्सो डिस्प्ले द एट्रीब्यूट या द प्रॉपर्टी, मतलब जो भी प्रॉपर्टीज हैं, जो भी वैल्यू है वो हमें डिस्प्ले भी करना है। जैसे यहाँ पे मैंने डिस्प्ले किया है ना, एक एक करके, नेम, एज, सिटी, मार्क्स, तो इस तरह से आपको करना है। फटाफट ये क्वेश्चन करके दिखाओ, इसको मैं चैट बॉक्स पे भी डाल देती हूँ, ठीक है। क्लास कितनी रह गई बेटा? मंडे लास्ट क्लास है, एक टॉपिक और है, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। मंडे को क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के बाद एक क्लास और है, डेटाबेसेस की, डेटाबेस कनेक्शन, उसके बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है बेटा। यही तो ऊप्स है, क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को ही तो ऊप्स बोलते हैं, ठीक है। क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स ओ का मतलब ऑब्जेक्ट ही तो है। हम ऊप्स ही पढ़ रहे हैं, कल भी हमने ऊप्स पढ़ा है, आज भी हम ऊप्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ, ओके। तो मंडे आपकी लास्ट क्लास होगी, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म इनकैप्सुलेशन आज पढ़ाऊंगी बेटा, अभी खत्म कहाँ हुआ है क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स, आज पढ़ेंगे, ठीक है। आज ही पढ़ेंगे ये, ओके ओके। पहले ये वाला क्वेश्चन करो सब जल्दी से। किया। पूजा कह रहे हैं मैम आप क्लासेस रीस्टार्ट करोगे क्या फिर न्यू? नहीं बेटा, अब नहीं होगा ये क्लास रीस्टार्ट ना, नो अभी पूजा। अब नहीं होगा। उसका रीजन है कि अब आपकी जो भी क्लासेस है वो ऑफलाइन है, ठीक है। मैम बेचारी कब से दूसरे सर से पढ़ रही थी ये। पूजा पूजा वही हो ना जो जिनका क्लास क्लैश हो रहा था, एक्सेल का और वीबीए का, ऐसा आप ही थे क्या वो जिसने मैसेज किया था कि एक्सेल की क्लास और पाइथन की क्लास क्लैश हो रही है? या वो दूसरी पूजा है? अच्छा आप ही हो। तो बेटा आप लोग एडजस्ट करा लेते क्लास के टाइमिंग्स, क्यों नहीं करवाया आपने? बोल देते वहां से एडजस्ट हो जाता। वो तो ऑफलाइन है ना, वो तो कभी भी एडजस्ट कर सकते हैं।
ये वाला क्वेश्चन हुआ अब जो मैम वही कर रहा हूँ मैम, उस पे तो आ हाँ, गया। सब करो और इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं है, कुछ करना ही नहीं है बेटे इसमें। मैंने वही प्रिंट कर दिया बस, स्टूडेंट की जगह हाँ एम्प्लॉय लगा दिया। हाँ हाँ, वही करना था, कल परसों की भी रह गई। अच्छा स्क्रीन दिखाऊं, ओके। बेटा अगर आपका कोई क्लास मिस होता है, आई थिंक फोन पे रिकॉर्डिंग होती है, तो आप रिकॉर्डिंग करके एटलीस्ट छोड़ दिया करो। मतलब अब तो क्या ही मैम होगा, मेरी भी मैंने कल पहले परसों की रह बोला गई हो। मैम क्लास तो। हाँ, मैंने पहले जो मेरे से बच्चे पूछ रहे थे, मैंने उनको बोला कि बेटा गूगल मीट पे तो नहीं है रिकॉर्ड का ऑप्शन, मैंने चेक कर लिया है, गूगल मीट पे रिकॉर्ड का ऑप्शन नहीं है। मतलब मैं होस्ट हूँ, मेरे में भी इनेबल नहीं है रिकॉर्ड का ऑप्शन, नहीं तो मैं रिकॉर्ड ही कर लेती। बट वो मेरे पास रिकॉर्ड का एक्सेस नहीं है। बट अगर आप में से कोई, जैसे फोन पे रिकॉर्डिंग हो सकती है ना, फोन पे स्क्रीन रिकॉर्ड हो सकती है या कुछ ऐसा, तो आप अगर कोई फोन से गूगल मीट चला रहा है तो फोन पे रिकॉर्डिंग ऑन कर सकते थे। बट फिर वो किसी को करना पड़ेगा जिसकी क्लास नहीं हुई। ओके। मैम बस मेरे यही बार बार एरर आ रहा है इसमें, जब मैं क्लास एम्प्लॉय डेफ इनिट में लिख रहा हूँ सेल्फ डॉट सैलरी, तो उसके नीचे बार बार इक्वल्स टू के बाद वो सैलरी के नीचे एरर दिखा रहा है। अच्छा बेटा आप कोड भेज दो, इंडेंटेशन का इशू होगा। विन ऑल्ट आर, ओके, विन ऑल्ट आर, इससे तो कुछ नहीं हुआ बेटा। अच्छा रिकॉर्डिंग के लिए बोल रहे हो क्या? ये तो टू स्टार्ट अ न्यू रिकॉर्डिंग, अच्छा ये बेटा गूगल मीट का रिकॉर्ड नहीं है ना शायद, ये गूगल मीट की रिकॉर्डिंग नहीं है ना, मैं गूगल मीट की रिकॉर्डिंग की बात कर रही हूँ, जो प्रॉपर गूगल मीट की आती है। हाँ बस वॉइस आएगी शायद इसमें, स्क्रीन वगैरह प्रॉपर वैसे नहीं होगा ना रिकॉर्ड, है ना आदित्य? प्रॉपर हो जाएगा क्या गूगल मीट का, स्क्रीन बाय स्क्रीन, वॉइस बाय वॉइस, ऐसे होगा क्या इसमें? इसमें ऐसे शायद नहीं होता, शायद सिर्फ वॉइस की रिकॉर्डिंग होती है। ओके, तो ये आप लोग भी कर सकते हो अपने एंड पे। अच्छा तो ये आप लोग भी कर सकते हो ना फिर अपने एंड पे ऐसा, बोलो। ओके, मेघा ने आंसर लिखा है, एम्प्लॉय क्लास, फिर हमने एम्प्लॉय आईडी लिया, फिर हमने प्रिंट कराया, ठीक है। हाँ वेरी गुड, सही है, ठीक है। और किसका किसका हो गया? यही करना था हमें, ठीक है। तो मैं ये क्लास बनाती हूँ। मैम मेरा पूरा सही है, बट मैम बस वही हो रहा है। एक बार मैं इंडेंटेशन का इशू होगा बेटा, मतलब कहीं स्पेस वगैरह की दिक्कत होगी, एक बार देखो मैम मैं नहीं। लैपटॉप पे भेज हूँ, दो, मैं एक बार आपको व्हाट्सएप पे भेजूँ स्क्रीनशॉट वो फोटो। हाँ भेज दो, भेज दो। ठीक है, तो इसी तरीके से हम करेंगे, बाकी बिल्कुल सही है। एम्प्लॉय का हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, आईडी नेम सैलरी, इस तरीके से। तो एक बार पुराना वाला हटा के इसको रन करते हैं। हाँ ये आ गया, ठीक। ओके, बाकी किसका किसका हो गया प्लीज बताइए। अच्छा सक्षम बेटा, आपने ना इधर देखो इनिट में, ये सेल्फ के बाद ये नहीं लिखा जो मैंने हाईलाइट किया है ना, ओ है ना, ओके। ये आईडी नेम सैलरी यहाँ देना होता है ना, तभी तो ये इधर एक्सेप्ट करेगा, ठीक है।
और ये जो आप E1 इक्वल टू एम्प्लॉय ये लिख रहे हो ना, ये इधर देखो लेफ्ट साइड में आएगा, आपने इसको ऐसे लिख दिया, ऐसे इधर, इधर नहीं लिखना, ठीक है, इधर लिखना है, डेफ के अंदर नहीं लिखना, बाहर बिल्कुल इधर लास्ट में लिखना है। जी ठीक मैम, है, हो गया हो गया। ओके। अच्छा, अब हम देखते हैं बेटा, अब हम ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यानी कि जो भी क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, अगर आप कहीं पे ये टर्म सुन रहे हो ओप्स, तो इसका मतलब होता है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, सिंपल। ओप्स का मतलब होता है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ओके। तो क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स जो है, अब इसमें ना हम बहुत सारी हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, अब हम उनके बारे में एक एक करके स्टडी करेंगे। जैसे हमारे पास होता है इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, इनकैप्सुलेशन, तो इन सब का मतलब क्या होता है वो एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ना हम इनहेरिटेंस के बारे में समझते हैं कि व्हाट इज इनहेरिटेंस, ठीक है, व्हाट इज इनहेरिटेंस। अच्छा, तो इनहेरिटेंस बेसिकली एक प्रॉपर्टी है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ वन क्लास टू डिराइव प्रॉपर्टी ऑफ अनदर क्लास, टू डिराइव प्रॉपर्टी ऑफ अनदर क्लास। एक दूसरी क्लास से जब आप प्रॉपर्टीज डिराइव कर रहे हो, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो बेसिकली ये डिराइव का मतलब क्या हुआ, जैसे कि जैसे होता गया, एक मिनट में देख लेती हूँ और किस किसने दिया है। ओके, बाकी और किसी ने आंसर नहीं लिखा, क्यों? ओके, दीपक ने लिखा है। हाँ मैम हाँ हाँ, बोलो। जैसे अब हमको दूसरे डाटा उस पे नाम लिखना हो, तो बस हमको बस इसमें एम्प्लॉय के अंदर E2 करके और हाँ, इसी को बस तीन कॉपी चीज कर दो, चेंज करनी है बस। नाम चेंज कर दो, हाँ, यहाँ पे नाम चेंज कर दो, कोई और नाम रख दो, अब जरूरी नहीं E2 ही रखना है, कोई भी नाम रख सकते हो, और यहाँ पे ये चेंज कर दो ऐसे, ठीक है, तो ऐसे, ये मैम ऐसे करते करते हम कितने भी चला सकते हैं। हाँ, ठीक है, फिर ऐसे आप कितने भी ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो, ठीक है। बस ये हो गया, अभी फर्स्ट एम्प्लॉय का डेटा, ये सेकेंड एम्प्लॉय का डेटा, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं, हाँ, इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, देखो, तो मुझे इनहेरिटेंस में होता है कि एक चाइल्ड है, उसके अंदर पेरेंट की प्रॉपर्टी आती है और चाइल्ड की खुद की भी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप सब हो, ठीक है, आप सब अर्न करोगे पैसे, आप सब जॉब करोगे, आप सब अर्न करोगे, तो आपके पास आपके खुद के पैसे भी हैं, और जो आपके जो फोर फादर्स है, यानी कि जो आपके पूर्वज है, उनके जो पैसे हैं, आपके पापा के पैसे हैं, दादा के पैसे हैं, अल्टीमेटली वो भी आपके हैं। इनहेरिटेंस यही होता है कि जो पापा का है वही बच्चे का है, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही है, यहाँ पर भी क्या होता है, एक होती है पेरेंट क्लास, एक होती है चाइल्ड क्लास, हाँ, यहाँ पर भी क्या होता है, एक पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास। तो चाइल्ड जो है ना, वो पेरेंट की किसी भी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता है, ठीक है, पेरेंट चाइल्ड की प्रॉपर्टी नहीं एक्सेस कर सकता, ठीक है, लेकिन जो चाइल्ड है वो पेरेंट की प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकता है। तो जो चाइल्ड है ना, वो बहुत पावरफुल है, चाइल्ड में पेरेंट की भी प्रॉपर्टी है, और चाइल्ड के पास खुद की भी प्रॉपर्टी है, ठीक है, चाइल्ड अपना भी कमा रहा है, वो अपनी खुद की भी प्रॉपर्टी उसके पास है, और जो उसको खानदान से विरासत में जो भी मिलेगा उसको, वो भी उसके पास है, ठीक है। तो चाइल्ड इज मोर पावरफुल। अब बात आती है कि हम प्रोग्रामिंग में ये पेरेंट चाइल्ड क्यों बनाए, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि हमें प्रोग्रामिंग में ये पेरेंट और चाइल्ड की जरूरत क्यों है। अब ध्यान से समझना, मान लो मेरे पास ना एक क्लास है एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय क्लास में मेरे पास है आईडी, नेम और सैलरी। मान लो मुझे ना एक क्लास की जरूरत पड़ी जिसका नाम है पार्ट टाइम एम्प्लॉय, मान लो मेरे को एक नई क्लास बनानी है जिसका नाम है पार्ट टाइम एम्प्लॉय, ठीक है। अब वो जो पार्ट टाइम एम्प्लॉय है, उसका भी कोई नाम होगा, उसकी भी कोई आईडी होगी, उसकी भी कोई सैलरी होगी, है ना, ठीक है। तो वो जो पार्ट टाइम एम्प्लॉय है, उसका भी कोई नाम होगा, ये देखो, उसका भी कोई नाम होगा, सैलरी होगी, ठीक है। उसके अलावा उसके पास कुछ खुद की प्रॉपर्टी होंगी, मतलब हो सकता है यहाँ पे ड्यूरेशन हो, कि कितने ड्यूरेशन, कितने घंटे के लिए पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, ये हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये तीन प्रॉपर्टी, इसमें चार प्रॉपर्टी हैं, ठीक है, आईडी, नेम, सैलरी और ड्यूरेशन, ठीक है।
ड्यूरेशन भी है, ड्यूरेशन मतलब कितने घंटे के लिए पार्ट टाइम जॉब करे, 2 घंटे 3 घंटे, तो ये आवर्स है, ठीक है। या हम यहाँ पर लिख सकते हैं नंबर ऑफ आवर्स, ठीक है। अब जैसे फुल टाइम एम्प्लॉय है तो उसमें तो हमें नंबर ऑफ आवर्स देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फुल टाइम एम्प्लॉय तो वही काम करेगा ना जो ऑफिस के वर्क टाइमिंग्स हैं, तो वो तो सबके लिए सेम ही रहेंगे। बट जो पार्ट टाइम एम्प्लॉय है उनके लिए नंबर ऑफ आवर्स चेंज हो जाएंगे डिपेंडिंग ऑन द वर्क टाइप, वर्क नेचर, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर इसमें ना कोई इनहेरिटेंस नहीं है, आप ये देखो बेटा कि ये चीजें रिपीट नहीं हो रही, मतलब एम्प्लॉय आईडी नेम सैलरी यहाँ भी है और आईडी नेम और सैलरी ऊपर वाली क्लास में भी है ना। तो क्यों ना, अब देखो यहाँ पे कितनी प्रॉपर्टीज है, इसमें 4 है और इसमें 3 है ना। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि इसको हम चाइल्ड बनाएं और हम पेरेंट से ये 3 चीजें ले लें, एम्प्लॉय आईडी नेम सैलरी। उससे फायदा क्या होगा कि नेम आईडी और सैलरी के लिए जो कोड है वो हमें नहीं लिखना पड़ेगा। तो अगर मैं बोलूं कि भाई तुम इनहेरिट कर लो एम्प्लॉय क्लास की प्रॉपर्टी को, तो इसका मतलब है कि आईडी नेम और सैलरी इसमें ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। मतलब इस क्लास में इसकी प्रॉपर्टी अपने आप आ जाएगी, सारी की सारी। क्या क्या प्रॉपर्टी आ जाएगी, नेम आ जाएगा, आईडी आ जाएगा, सैलरी आ जाएगा, प्रिंट डेटा भी आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कितने फीचर है इस क्लास में, इस क्लास में 3 वेरिएबल है और एक फंक्शन है। तो जितना भी इस क्लास के अंदर लिखा है वो सब ऑटोमेटिकली इस क्लास के अंदर आ जाएगा। बेनिफिट क्या होगा, मुझे बेनिफिट ये होगा कि मुझे ये एम्प्लॉय आईडी नेम सैलरी का कोड इधर नहीं लिखना पड़ेगा इस वाली क्लास में। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर्टी तो ऊपर से ही पेरेंट से ही आ रही है। ये समझ में आया? जैसे मान लो आपने गाड़ी खरीदी और आपके पापा का घर है, तो अब आपको घर खरीदने की जरूरत नहीं है, ऑल्दो वो घर आपका नहीं है, आपके पेरेंट का घर है। बट क्या घर आपको खरीदने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि वो पेरेंट का जो घर है वो आपका ही घर है, तो आपको अलग से घर लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ भी यही है कि इसको चाहिए घर और गाड़ी, इस बच्चे को चाहिए घर और गाड़ी। तो पेरेंट के पास गाड़ी तो नहीं है बट पेरेंट के पास घर है, तो ये घर क्या करेगा, ये जो घर है ये ऊपर पेरेंट से ले लेगा और ये गाड़ी अपना खुद से परचेज कर लेगा। इतना समझ में आया? इनहेरिटेंस का जी बेनिफिट मैम। हुआ कि जो प्रॉपर्टी उसे पेरेंट से चाहिए वो पेरेंट वाली प्रॉपर्टी आ जाएगी, उसके अलावा जो उसकी खुद की प्रॉपर्टी है वो ले लेगा। तो ये बेनिफिट है इनहेरिटेंस का। मैं इनहेरिटेंस ना भी करूं तो चलेगा इसमें, बट फिर प्रॉब्लम क्या है कि मुझे कोड देखो, एक बार इसके लिए लिखना पड़ रहा है, एक बार यही कोड मुझे इसके लिए लिखना पड़ रहा है ना, मेरा कोड बार बार रिपीट हो रहा है जबकि प्रॉपर्टी तो सेम ही है। तो इनहेरिटेंस कहता है, ये देखो, इनहेरिटेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि एक क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकती है। अब देखो बहुत अच्छा, कितना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है ये। अब मान लो इनहेरिट कैसे होता है, बस आपको यहाँ पे इतना लिखना है, ब्रैकेट्स के अंदर आपको बस ये मेंशन करना है पेरेंट क्लास कौन सी है इसकी, बस हो गया इनहेरिटेंस। बस इतना लिखना है आपको, ठीक है। फिर आपको इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं एक काम करती हूँ, मैं अभी आपको ना बस इतना लिख के दिखाती हूँ और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पास। पास मतलब अभी के लिए मैं ये मान के चल रही हूँ कि ये जो चाइल्ड क्लास है इसके पास सब कुछ पेरेंट का ही है, इसके पास खुद का कुछ नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। पास क्या होता है, पास कीवर्ड हम क्यों यूज करते हैं बताओ? पढ़ाया था ना, जब कोई भी ब्लॉक हमें ब्लैंक मैम छोड़ना जब है। हमें उस कोड पे दोबारा वापस आना हो। हाँ, मतलब कोड आगे बढ़ जाता है ना। पास क्या होता है, स्किप कर देता है, मतलब कि कभी भी किसी भी कोड ब्लॉक को आप ब्लैंक छोड़ सकते हो पास की मदद से। तो मान लो मैं ये जो बच्चा है ये नालायक बच्चा है, ये बोल रहा है कि नहीं मुझे तो अपना कुछ नहीं करना, मुझे जो पेरेंट का है मुझे वही चाहिए। तो यहाँ पे मैंने पास लिख दिया। इससे क्या होगा कि सिर्फ एम्प्लॉय का जो डेटा है, एम्प्लॉय की जितनी चीजें वो इसमें आ जाएंगी, बट इसका खुद का कुछ नहीं है क्योंकि इसने खुद कोई मेहनत नहीं करी, ठीक है। तो अब अगर इस तरह से मैं लिखूं और मैं अगर पार्ट टाइम एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं, ठीक है, अगर मैं पार्ट टाइम क्लास का एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाऊं, तो अब पता है क्या होगा, क्योंकि मैंने इनहेरिट कर लिया तो मैं अब ये सारे फंक्शंस कॉल कर सकती हूँ और ये सारी चीजें कॉल कर सकती हूँ, ठीक है। तो अब मैं देखो, अब मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ। मान लो यहाँ पे ये क्या लिखा है, प्रिंट डेटा, है ना। मान लो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना देती हूँ डेव, और इसका नाम मैं दे देती हूँ डिस्प्ले, मान लो, ठीक। और मैं डिस्प्ले में लिख देती हूँ, डिस्प्ले में भी मुझे सेल्फ लिखना पड़ेगा, सेल्फ लिखना जरूरी है, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर प्रिंट लिख दिया हेलो,
ठीक है, मैंने एक मैसेज डाल दिया हेलो। अब ये डिस्प्ले कौन सी क्लास का है? एम्प्लॉय का। बट ये डिस्प्ले यहाँ एक्सेस हो जाएगा, क्यों? क्योंकि मैंने इनहेरिटेंस कर लिया है। तो इनहेरिटेंस में देखो, इस क्लास के अंदर खुद का कुछ नहीं है, बट मैं इससे पेरेंट क्लास विच इज माय एम्प्लॉय क्लास, उसका मैं कोई भी फंक्शन यहाँ पे कॉल कर सकती हूँ। ठीक है, रन करके मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा ओके ओके, मैम हमने डिस्प्ले प्रिंट कराया बस। नहीं बेटा, वो गलती नहीं है एक्चुअली। मेरे को ये इनिट को यूज करना पड़ेगा। अभी के लिए मैं इसको हटा रही हूँ, अभी के लिए ना मैं इसको हटा देती हूँ, क्योंकि मुझे इनिट है ना, तो कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा उसी तरीके से। और अभी के लिए हम इसको भी कमेंट कर देते हैं। तो मेरे पास एक एम्प्लॉय में खाली अभी डिस्प्ले है, ठीक है, और मैं फिर इसको अगर कॉल करूं, देखो हो गया। ऐसे ही अगर मैं कोई और फंक्शन भी बना दूं इधर, या है ना, कुछ भी मैं यहाँ पर लिख दूं, डेव एबीसी, कुछ भी, माई डेटा, कुछ भी मैंने यहाँ पे फंक्शन लिखा, यहाँ पे एक वेरिएबल सेल और एक वैल्यू लिया एक्स, ठीक है, और मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट माई डेटा इज एक्स, ठीक है, कुछ भी लिख दिया। तो अब आप इसको भी कॉल कर सकते हो, p डॉट माई डेटा, है ना, ये माई डेटा तो एम्प्लॉय का फंक्शन है, बट आप इसे यहाँ भी कॉल कर सकते हो, इसके अंदर भी, ठीक है। तो अब यहाँ पे मान लो आपने यहाँ पर लिखा लेट्स से 45, ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ इसे कॉल करोगे तो ये देखो आ गया। तो इसका मतलब इस क्लास के अंदर कुछ नहीं है, बट फिर भी मैं इस क्लास के ऑब्जेक्ट से ऊपर वाले प्रॉपर्टीज कॉल कर पा रही हूँ। इतना समझ में आया? यहां तक समझ में आया? मैम ऊपर वाली प्रॉपर्टीज तो चली नहीं, बट वो अभी करेंगे बेटा, अभी मैंने वो जानबूझ के कमेंट किया है, अभी मैं उसको चला के दिखाऊंगी। पास इसलिए लिखा क्योंकि अभी अभी के लिए लिखा है, सिर्फ अभी के लिए, अभी मैं इसको पूरा बनाऊंगी। पास का मतलब है कि अभी इस क्लास में कुछ नहीं है, मतलब ये जो चाइल्ड है ना, ये बोल रहा है कि मेरे पास खुद का कुछ नहीं है, मेरे पास जो भी है वो मेरे पेरेंट का है, ठीक मैम है। मतलब जो ऊपर वाला था वो भी आ गया, और जो हमने ऐड करा इसके अंदर वो भी आएगा। हाँ हाँ, जो हम अभी फ्यूचर में ऐड करेंगे वो भी आएगा, और जो एम्प्लॉय का है वो भी आ गया, देखो दिख रहा है ना आपको। और मान लो मैं यहाँ पे पास ना लिख के मैं यहाँ पर लिख दूं कुछ एक फंक्शन, तो मैंने यहाँ पर लिखा डेव माय फंक्शन, ठीक है, और मैंने यहाँ पर लिखा सेल, और अब मैंने यहाँ लिख दिया, अब मतलब ये इसका खुद का फंक्शन है, खुद का, और अब मैंने यहाँ पर लिख दिया प्रिंट फंक्शन ऑफ चाइल्ड क्लास, ठीक है। तो अब इससे मैं खुद का भी फंक्शन कॉल कर सकती हूँ, ठीक है। तो अब ये जो पार्ट टाइम एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट है, इससे खुद के मेंबर्स भी कॉल हो सकते हैं और पेरेंट के मेंबर्स भी कॉल हो सकते हैं। देखो अब ये वर्क करेगा, आया समझ में आया? खुद के फंक्शंस भी कॉल कर सकते हो या खुद के वेरिएबल्स भी कॉल कर सकते हो, और पेरेंट के भी वेरिएबल्स और फंक्शंस कॉल कर सकते हो। इतना समझ में आया? फिर से समझाऊं? अच्छा, कहाँ पे नहीं समझ में आया? ये देखो बेटा, एम्प्लॉय में ना दो फंक्शन है, इतना समझ में आया? एम्प्लॉय में दो फंक्शन है, ठीक है, और पार्ट टाइम एम्प्लॉय में एक फंक्शन है, ठीक है। तो अब जब पार्ट टाइम एम्प्लॉय ने एम्प्लॉय को इनहेरिट किया, तो मुझे बताओ इसके पास फिर कितने फंक्शन आ गए? एम्प्लॉय क्लास में दो फंक्शन है और पार्ट टाइम में एक फंक्शन है, ठीक है। पेरेंट के पास दो घर हैं, बच्चे के पास एक गाड़ी है। तो जब उस बच्चे ने इनहेरिट किया पेरेंट क्लास को, तो अब उस बच्चे के पास क्या आ गया? दो घर एक गाड़ी, विच इज थ्री, थ्री प्रॉपर्टीज आ गई। इतना समझ में आया दक्ष? तो अब वो बच्चा जो है वो उन दो घरों को भी एक्सेस कर सकता है, क्योंकि वो दो घर उसके ही हो गए इनहेरिटेंस से, और वो अपनी जो गाड़ी है उसको भी एक्सेस कर सकता है। तो यहीं पर यहाँ पर यही हुआ है कि ये जो पार्ट टाइम एम्प्लॉय का जब मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, जब मैंने इस पार्ट टाइम एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया, तो अब इसके पास क्या पावर है? इसके पास ये पावर है कि ये अपने पेरेंट क्लास के फंक्शंस को भी एक्सेस कर पाएगा, विच इज डिस्प्ले एंड माई डेटा, जो कि देखो हो रहा है, और ये अपने खुद की क्लास के जो फंक्शन है उसको भी एक्सेस कर पाएगा। तो देखो दोनों हो रहे हैं, पेरेंट वाले भी हो रहे हैं और चाइल्ड वाले भी हो रहे हैं।
बताओ, अब समझ में आया दक्ष, या दोबारा बताऊं? ठीक है। मैम तो हाँ एक बार बोलो। पूरा चला के दिखा दो और हाँ, लास्ट अब में ना मैं वो पूरा प्रिंट कर चला दो। रही हूँ, अब मैं पूरा चला रही हूँ, और अब मैं बताऊंगी क्योंकि इसमें ना भी और भी कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे, इसलिए मैंने अभी इसे कमेंट किया था। एसक्यूएल जैसा है थोड़ा थोड़ा। अच्छा। ओके। भाई एसक्यूएल से तो बहुत अलग है, क्या बात कर रहा है। ओके, अब पूरा चलाते हैं। ठीक है, तो अब मान लो हमारे पास सही में कुछ एम्प्लॉय है और कुछ पार्ट टाइम एम्प्लॉय है। ठीक है, तो कैसे करूँ इसको? रुको, मैं इतना पूरा कमेंट कर देती हूँ। हाँ, और मैं इसको वापस से कॉपी करके सॉरी, एक काम करते हैं पहले। ये था अभी जो हमने बनाया था ना, इसमें कमेंट्स वगैरह हम हटा ही देते हैं, जिसकी जरूरत नहीं है 1 मिनट के लिए उसको हटा दो। ठीक है, ये सब हटा दो अभी के लिए, अब अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एम्प्लॉय में मान लो आपके पास 2 फंक्शन है, पार्ट टाइम एम्प्लॉय में एक ही फंक्शन है। तो जब पार्ट टाइम का ऑब्जेक्ट बनाया तो इन दोनों को भी एक्सेस कर पा रहा है और खुद के फंक्शन को भी एक्सेस कर पा रहा है। ठीक है, इतना। ओके, अब इसे हटाते हैं, अब इसको हटा। अब हम आते हैं एक्चुअल में एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन जब हम डाल रहे हैं तब। ठीक है, तो अब ये सारा अनकॉमेंट। ठीक है, अब इसको हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है। ये भी अभी हटा देते हैं। तो अब देखो, जी हमारे मैम पास एक अब बताओ। एम्प्लॉय क्लास है, इसके अंदर है आईडी नेम सैलरी, और यहाँ पर हम प्रिंट करा रहे हैं आईडी नेम सैलरी को। आप यहाँ पे मैसेज भी डाल सकते हो। ठीक है, ठीक है। अच्छा, यस अब मैम। तो पार्ट टाइम एम्प्लॉय है। ठीक है, इसको जरूरत है आईडी की, नेम की, सैलरी की, और किसकी? नंबर ऑफ ड्यूरेशन की। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी, इसका खुद का कंस्ट्रक्टर बनाऊंगी। इसको जरूरत किसकी किसकी है? इसको जरूरत है, एक सेकेंड, इंडेंट ठीक करते हैं। अच्छा मैम इसमें ये लिखना पड़ेगा? नहीं 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 नहीं, अभी नहीं लिखना, रुको रुको रुको, बता रही हूँ, इसको रिफाइन कर रही हूँ मैं। तो इसको 4 चीजें चाहिए, इस कंस्ट्रक्टर को 4 चीजें चाहिए, क्योंकि पार्ट टाइम एम्प्लॉय को क्या चाहिए? आईडी चाहिए, नेम चाहिए, सैलरी चाहिए, और नंबर ऑफ आवर्स चाहिए। ठीक है, चाहिए इसको ये चारों चीजें। बट ये जो 3 कोड है, इधर देखो, ये जो 3 कोड है, ये मेरे को रिपीट ना करना पड़े, तभी तो हम इनहेरिट कर रहे हैं। ये जो जी मैंने मैम। इनिशियलाइज यहाँ किया है ना, मैं इसको यहाँ से नहीं करूंगी। मैं बोलूंगी ये जो इनिशियलाइज का कोड है ना, ये तुम ऊपर से उठा लो, यहाँ से, यहाँ से। तो ये कॉल करना पड़ेगा मुझे। कैसे कॉल करूंगी? तो मैं यहाँ पर लिखूंगी एम्प्लॉय, यानी कि आप इनिशियलाइज करो एम्प्लॉय के इनिट को। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मैं एम्प्लॉय क्लास के इनिट को कॉल कर रही हूँ। क्यों कॉल कर रही हूँ? क्योंकि 3 चीजें मुझे उससे यहाँ पे इनिशियलाइज करानी है। क्या, कौन सी 3 चीजें इनिशियलाइज करनी है? ये 3 चीजें, तो ये मुझे ऐसे पास करना पड़ेगा, ऐसे। तो अब क्या होगा? अब नेम, आईडी और सैलरी, इसको इनिशियलाइज करने की जिम्मेदारी एम्प्लॉय क्लास की है। ठीक है, तो एम्प्लॉय अपने तो कर ही रहा है, साथ में मैंने पार्ट टाइम में भी उसको कॉल कर लिया कि भाई तुम जो काम वहां पे कर रहे थे इनिशियलाइज का, अब वो काम तुम यहां पर करो, इधर करो अब ये काम। ठीक है, तो अब एम्प्लॉय तो सिर्फ 3 ही चीजें इनिशियलाइज कर सकता है, आई नेम, आईडी और सैलरी। वो नंबर ऑफ आवर्स इनिशियलाइज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ आवर्स का एक्सेस तो उसके पास है ही नहीं।
पेरेंट के पास नंबर ऑफ आवर्स तो है ही नहीं, पेरेंट के पास क्या है, सिर्फ आईडी, नेम और सैलरी। तो जो नंबर ऑफ आवर्स हैं वो चाइल्ड को खुद से इनिशियलाइज करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे सेल्फ डॉट नंबर ऑफ आवर्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ आवर्स। इतना समझ में आया? मैं एक बार रिपीट करती हूँ, ठीक है। यहाँ पर मान लो इनहेरिटेंस नहीं होता, मान लो इनहेरिट में नहीं करती, तो मुझे ऐसे लिखना पड़ता, सॉरी यार, ओके अभी के लिए इसको ऐसे समझ लो, अगर मान लो हम इनहेरिट नहीं करते तो ये वाली लाइन नहीं होती, तो हमें जी ऐसे मैम। लिखना पड़ता, आईडी में ये जाए, नेम में ये जाए, सैलरी में ये जाए, नंबर ऑफ आवर्स में ये जाए। इतना समझ में आया? जी मैम। ठीक है। बट अब क्योंकि इनहेरिटेंस है, ठीक है, तो इनहेरिटेंस में हम क्या कर सकते हैं, ये जो कोड है ये हम ऊपर से मंगवा लेते हैं, जो हमने ऊपर लिखा है। तो ये कोड अब यहाँ ना लिखने के बजाय हम बोलते हैं कि भाई जो एम्प्लॉय में इनिट लिखा है ना वो कॉल कर दो। और एम्प्लॉय के इनिट को 3 चीजें चाहिए, क्या क्या, आईडी, नेम और सैलरी। तो मैंने बोला आईडी, नेम और सैलरी तुम इनिशियलाइज कर दो, एम्प्लॉय को बोला, और जो तुम्हारे पास नहीं है, नंबर ऑफ आवर्स नहीं है, वो मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ। ये समझ में आया? इसको अभी अच्छा के लिए हम अच्छा मैम, इसमें सेल्फ भी चलाना है, सेल्फ नंबर ऑफ आवर्स? हाँ बेटा, सेल्फ हमेशा, सेल्फ जरूरी है, सेल्फ लिखना ही लिखना है, ठीक है। अगर आप सेल्फ नहीं लिखोगे ना तो एरर आ जाएगा प्रोग्राम में, ठीक है। सेल्फ लिखना जरूरी है हर एक के आगे, देखो मैंने यहाँ भी तो सेल्फ लिखा है, हर एट्रीब्यूट के आगे सेल्फ लिखना ही है क्लास के अंदर। बट आप सेल्फ नाम छोड़ के आप कोई भी नाम लिख सकते हो, मैंने ये भी बताया था कि सेल्फ जो है वो कीवर्ड नहीं है, सेल्फ के अलावा आप नाम ABCD कुछ भी, XYZ कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। बट जो स्टैंडर्ड नेम है वो है सेल्फ। ओके, अब बात आती है कि अब मुझे अगर पार्ट टाइम एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन डालनी है तो मैं कैसे डालूंगी, तो मैं लिखूंगी P, एक ऑब्जेक्ट बनाया पार्ट टाइम एम्प्लॉय। अब इसको क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, 101, लेट्स से एम्प्लॉय आईडी है, नेम है मान लो आकाश, ठीक है, सैलरी है मान लो 80,000, नंबर ऑफ आवर्स है मान लो 5, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो 3 चीजें हैं ये एम्प्लॉय से इनिशियलाइज हो जाएगी, यानी यहाँ से, और ये जो नंबर ऑफ आवर्स हैं ये कहाँ से इनिशियलाइज होंगे, खुद से, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर अगर प्रिंट कराऊं p डॉट, फंक्शन का नाम क्या है, डिस्प्ले, नहीं, प्रिंट डेटा, तो क्या क्या प्रिंट होगा बताओ, इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा बच्चों, देखो मैम सब कुछ आ जाएगा शायद। क्या नंबर ऑफ आवर्स भी आ जाएंगे, देखो क्या नंबर ऑफ आवर्स भी आ जाएंगे, मैम अभी नहीं आएगा आई थिंक। नहीं आएगा ना, क्यों, क्योंकि प्रिंट डेटा के अंदर तो 3 ही प्रिंट स्टेटमेंट्स हैं, है ना। यस मैम, यस प्रिंट मैम। डेटा तो एम्प्लॉय का है और एम्प्लॉय का तो 3 ही प्रिंट है, तो यहाँ पे 3 ही प्रिंट स्टेटमेंट्स आएंगी ऐसे। एक मिनट, मिसिंग 1 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, अच्छा अच्छा, सेल्फ नहीं डाला, देखो आ गया। तो हमारे पास अभी 3 इंफॉर्मेशन आई, आईडी, नेम, सैलरी। क्यों 3 इंफॉर्मेशन आई, क्योंकि मैंने प्रिंट डेटा फंक्शन को कॉल किया, प्रिंट डेटा में 3 ही इंफॉर्मेशन मुझे डिस्प्ले करके मिल रहा है, ठीक है। बट अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे नंबर ऑफ आवर्स भी कॉल हो, तो मैं यहाँ पर प्रिंट करा सकती हूँ सीधा, आवर्स इज इक्वल्स टू पी डॉट, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, पी डॉट नंबर ऑफ आवर्स। तो अब इसके अंदर जो नंबर ऑफ आवर्स हैं यानी कि 5 है, ये मुझे मिल जाएगा, आया, ठीक है। तो आप इस तरह से लिख सकते हो। मुझे बताओ ये समझ में आया कि नहीं, दोबारा बता दूं, बोलो। पर्सनल क्लास नहीं बेटा, मैं पर्सनल क्लास नहीं लेती हूँ। बताओ इसमें कोई डाउट है तो प्लीज पूछो, समझ में आया तो ये फिर से बता दूं,
अच्छा, एक बार कौन मैम सा दिखाना वाला मैम कोड? वो। हाँ, फिर से बता रही हूँ, ठीक है। देखो, इनिट का मतलब क्या होता है, पार्ट टाइम एम्प्लॉय को इनिशियलाइज करना है। तो पार्ट टाइम एम्प्लॉय को इन्फॉर्मेशन तो दोगे ना, आप क्या क्या इन्फॉर्मेशन दोगे? आईडी दोगे, नेम दोगे, सैलरी दोगे और नंबर ऑफ आवर्स दोगे, ठीक है। बट आप नेम, आईडी और इनिशियलाइज करने का कोड आप ऊपर लिख चुके हो, तो आप बार बार रिपीट क्यों करोगे? तो ये वाला कोड कॉल करने के लिए आप इनिट को कॉल कर लो ना। अगर आप इनिट को कॉल कर लोगे तो ये 3 कोड तो अपने आप चल जाएंगे। तो मैंने वही किया, मैंने बोला कि आईडी, नेम और सैलरी को मैं इनिट, ऊपर वाले इनिट से क्यों ना कॉल करा लूं, ठीक है। क्योंकि अब मैं एम्प्लॉय के इनिट को तो एक्सेस कर ही सकती हूँ, क्यों? क्योंकि इनहेरिटेंस है ना, तो मैं इसको एक्सेस कर सकती हूँ। तो मैंने बोला एम्प्लॉय के इनिट में आईडी, नेम और सैलरी भेज दो, ताकि वो अपने आप इन तीनों को इनिशियलाइज कर दे। तो मेरा काम क्या रह जाएगा? मेरा काम रह जाएगा सिर्फ नंबर ऑफ आवर्स को इनिशियलाइज करना। कंस्ट्रक्टर में हम इनिशियलाइज ही तो कर रहे हैं, और कुछ तो नहीं कर रहे हैं। जितनी भी बार हमने कंस्ट्रक्टर बनाया, हम सिर्फ इनिशियलाइज ही तो कर रहे हैं। कौन सा डेटा कहाँ जाएगा? ऊपर भी जब हमने बनाया था कंस्ट्रक्टर, तो हम कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज ही तो कर रहे हैं, कौन सा डेटा किस में जाएगा, है ना। तो यहाँ भी हम यही कर रहे हैं। हमने जो कंस्ट्रक्टर बनाया, तो हमें हमें 4 इंफॉर्मेशन चाहिए। पार्ट टाइम एम्प्लॉय का आईडी, नेम, सैलरी और नंबर ऑफ आवर्स चाहिए। बट ये 3 चीजें इनिशियलाइज ऊपर से करा लो, ऊपर जो हमने एम्प्लॉय बनाया है उससे। और बाकी जो उसके पास नहीं है वो आप अलग से इनिशियलाइज कर लो। अब क्या होगा, जब आप पार्ट टाइम एम्प्लॉय में ये भेजोगे, तो ये देखो 101 जाएगा आईडी में, आकाश जाएगा नेम में, 80,000 जाएगा सैलरी में, और नंबर ऑफ आवर्स में जाएगा 5, ठीक है। तो जब आपने प्रिंट डेटा को कॉल किया, तो प्रिंट डेटा के अंदर तो सिर्फ 3 ही प्रिंट स्टेटमेंट्स हैं, तो वो तो आईडी, नेम और सैलरी प्रिंट कर देगा, बट नंबर ऑफ आवर्स प्रिंट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यस यहाँ पे मैम। नंबर ऑफ आवर्स तो मैंने लिखा ही नहीं है। तो नंबर ऑफ आवर्स अलग से लेने के लिए आप डॉट लगा के उसे कॉल कर सकते हो। अब बताओ, अब समझ में आया? ओके, ठीक है। और ना इसका एक सिंटेक्स मैम और थोड़ा है। सा एरर आ रहा था। हाँ बेटा, भेज दो आप मेरे को, मैं बता दूंगी। इंडेंटेशन का ही एरर होगा, है ना, स्पेस इधर उधर हो गए होंगे। ओके, समझ में आया? ये बताओ, इनहेरिटेंस आया समझ में? ठीक है। अच्छा, अब बेटा हमारे पास ना कुछ होते हैं क्लास वेरिएबल्स, और कुछ होते हैं क्लास फंक्शंस, ठीक है। क्लास वेरिएबल और क्लास फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में मैं बताती हूँ। देखो, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट क्या है? अगर मैं बोलूँ एम्प्लॉय के 10 ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब है मेरे पास 10 एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है? डेटा एम्प्लॉय का। बट कभी कभी ना हमारे पास कुछ ऐसे वेरिएबल होते हैं जो हर ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम होंगे। दोबारा ध्यान से समझना, कभी कभी कुछ डेटा ऐसा होता है जो हर हर एम्प्लॉय के लिए सेम है, ठीक है। जैसे अब मैं एक काम करती हूँ, मैं सिर्फ एम्प्लॉय क्लास लेती हूँ, इससे आपको समझाती हूँ। इसको अभी के लिए हम हटा रहे हैं, ये इनहेरिटेंस का कोड है, ठीक है। तो मान लो कि हमारे पास एक एम्प्लॉय क्लास है, ठीक है, और उसमें हम डेटा इनिशियलाइज कर रहे हैं और डेटा प्रिंट कर रहे हैं। तो ये देखो, ये आईडी, नेम, सैलरी सबके लिए अलग अलग होगा, है ना। जैसे अगर 10 एम्प्लॉय हैं, तो उन 10 के लिए आईडी, नेम, सैलरी अलग अलग होगा, है ना। यानी कि E1 ऑब्जेक्ट के लिए अलग मेमोरी बनेगी, E2 ऑब्जेक्ट के लिए अलग मेमोरी बनेगी, E3 ऑब्जेक्ट के लिए अलग मेमोरी बनेगी। इतना समझ में आया? जितने ऑब्जेक्ट्स उतनी मेमोरी, क्योंकि उतना ही हमें डेटा डालना है। ये बात समझ में आई? ओके। बट कभी कभी क्या होता है कि हमें एक इंफॉर्मेशन ना हर एम्प्लॉय के लिए कॉमन रखनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखूं कंपनी नेम, तो मुझे बताओ, यह अगर मैं कंपनी नेम इधर लिख दूं, तो ये गुड प्रैक्टिस नहीं है ना। क्योंकि अगर ये एम्प्लॉय एक ही कंपनी के हैं, है ना, तो बार बार मैं कंपनी नेम क्यों इनिशियलाइज कराऊं? जैसे मान लो कंपनी नेम है विप्रो फॉर एग्जाम्पल, तो हर एक एम्प्लॉय में बार बार विप्रो 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 लिखना क्या ये अच्छी अप्रोच है? क्योंकि कंपनी नेम तो सेम ही होगा ना, एक ही कंपनी के बहुत सारे एम्प्लॉय हो रहे हैं या होंगे। तो मुझे बताओ, क्या बार बार कंपनी नेम एक रिडंडेंट इंफॉर्मेशन लेना सही है, जो कि हर एम्प्लॉय के लिए कॉमन है? नहीं।
नहीं ना। तो कुछ इंफॉर्मेशन है जो हम चाहते हैं कि वो सारे ऑब्जेक्ट्स में शेयर हो, है ना, अलग अलग ना होके वो शेयर हो जाए, तो उसके लिए हम बनाते हैं क्लास वेरिएबल। तो देखो क्लास वेरिएबल इसको बोलते हैं कि हम ये यहाँ ना लिख के हम ये यहाँ लिखेंगे, इधर ऊपर ऐसे, और यहाँ पर मान लो हमने लिख दिया विप्रो, ठीक है, ऐसे लिख दिया। तो अब क्या होगा, अब इससे ये फायदा होगा कि जितने भी एम्प्लॉयज है ना, उन सबके लिए जो कंपनी नेम है वो विप्रो होगा, ठीक है। और आप उसे एम्प्लॉय बिना एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन डाले बिना कॉल कर सकते हो। देखो ये है क्लास वेरिएबल, इसको बोलते हैं क्लास वेरिएबल, यानी ये पूरे के पूरे क्लास के लिए कॉमन है। और ये जो हमने लिखा है ना सेल्फ डॉट सेल्फ डॉट सेल्फ डॉट, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट या फिर इंस्टेंस वेरिएबल। मैंने बताया था ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस एक ही होता है कल, इंस्टेंस और ऑब्जेक्ट दोनों का मतलब एक ही है। तो ये जो है ये अलग अलग ऑब्जेक्ट पे बनेंगे, ये ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेंगे, और ये जो है ये क्लास का वेरिएबल है। अब इसको कॉल कैसे किया जाएगा, तो इसको कॉल बस ऐसे करना है बच्चों आपको। जैसे मान लो आपने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया E1 एम्प्लॉय, और आपने यहाँ पे मान लो डेटा डाल दिया, ठीक है, आपने ये डेटा डाल दिया, और अब आपने प्रिंट भी करा लिया इसको, ठीक है, ये आ गया। अब मान लो मुझे चाहिए कि किसी भी पॉइंट पे मुझे देखना है कि मेगा कौन सी कंपनी में काम करती है, तो कुछ नहीं करना, मुझे ये जो कंपनी नेम है ना, ये सीधा इससे कॉल हो जाएगा, एम्प्लॉय से। क्लास वेरिएबल का मतलब आप उसे क्लास के नाम से कॉल कर सकते हो, तो क्लास का नाम क्या है, एम्प्लॉय। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ सिंपल, अगर मैं मेरे को जानना है कि कंपनी का नाम क्या है, तो मैं लिख सकती हूँ कंपनी नेम इज, ठीक है, क्लास का नाम पहले लिखेंगे एम्प्लॉय डॉट कंपनी नेम, दैट्स इट, ठीक है। देखो आ गया। तो अभी जो कंपनी नेम है वो किसी एम्प्लॉय पे डिपेंड नहीं है। देखो मैंने यहाँ पे E1 डॉट कंपनी नेम नहीं लिखा है ना, मैं यहाँ पे E1 डॉट नहीं लिखा, E2 डॉट नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि कंपनी नेम ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं है, कंपनी नेम किस पे डिपेंड है, क्लास के नेम पे। आया समझ में। ऐसे ही होगा कंपनी की रेटिंग, तो कंपनी की रेटिंग भी तो हमारा बेटा वो भी तो क्लास वेरिएबल ही हुआ ना, हम हर एम्प्लॉय में थोड़ी कंपनी की रेटिंग डालेंगे, नहीं। इतना समझ में आया। तो जो चीज कॉमन है हर ऑब्जेक्ट के लिए उसको हम बाहर लिखते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। जैसे कंपनी नेम हो गया, रेटिंग हो गया, है ना, कि उसकी गूगल पे रेटिंग क्या है, लेट्स से 5 है। तो ये सारी जो ग्लोबल इंफॉर्मेशन है जो हर एक ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होगी, जो डिपेंड नहीं है किसी ऑब्जेक्ट पे, जो कॉमन है, उसको हम क्लास वेरिएबल बना देते हैं। बताओ समझ में आया, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ क्लास वेरिएबल। आया समझ में, क्यों बना रहे हैं क्लास वेरिएबल, बोलो। एम्प्लॉय सुपरसेट कंपनी नेम उसका सबसेट, और कंपनी नेम का सबसेट आईडी नेम एंड सैलरी। नहीं बेटा, इसको आप ऐसे समझो कि कुछ इंफॉर्मेशन लोकल है, कुछ इंफॉर्मेशन ग्लोबल है। जैसे अगर आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, कुछ इंफॉर्मेशन आप लोगों की सेम होगी, कुछ इंफॉर्मेशन अलग होगी, ठीक है। जैसे कि अगर आप सब पदत्या के स्टूडेंट्स हो, तो आप सबका ऑर्गेनाइजेशन नेम सेम है, बट आपकी पर्सनल डिटेल्स डिफरेंट हैं। तो जो डिफरेंट है वो ऑब्जेक्ट में आएगा, वो इंस्टेंस वेरिएबल में आएगा। जैसे सबके नाम डिफरेंट है तो नेम इज इंस्टेंस वेरिएबल, सबकी एज डिफरेंट है तो एज इज इंस्टेंस वेरिएबल, बट आप सबकी कंपनी का नाम या इंस्टीट्यूट का नाम तो सेम है ना, तो वो होगा क्लास वेरिएबल। आया समझ में। तो जो इंफॉर्मेशन सभी शेयर करते हैं वो क्लास वेरिएबल है, और जो इंफॉर्मेशन सिर्फ हम शेयर करते हैं, हम इंडिविजुअल अलग अलग, वो होता है इंस्टेंस वेरिएबल। आया समझ में। हाँ, ओके, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा क्लास वेरिएबल। अब हम ना क्लास मेथड भी बना सकते हैं। मान लो फ्यूचर में ना कंपनी का नाम चेंज हो जाए, ठीक है, एक एग्जांपल दे रही हूँ, मान लो आपको कंपनी का नाम चेंज करना है फ्यूचर में, तो आप ना एक क्लास मेथड भी बना सकते हो, आप एक फंक्शन भी बना सकते हो। वो फंक्शन क्या करेगा, इस कंपनी नेम को चेंज कर देगा। तो आप ऐसे बना सकते हो एक फंक्शन,
चेंज नेम के नाम से। मान लो आपने एक फंक्शन बनाया चेंज नेम, ठीक है। इसमें आप पास कर रहे हो, लेट्स से पहला पैरामीटर होता है सेल, दूसरा पैरामीटर आप पास कर रहे हो न्यू नेम। तो आप बोल रहे हो कि ये जो कंपनी नेम है, ये जो कंपनी नेम है, ठीक है, इसमें क्या आ जाए, आप बोल रहे हो कंपनी नेम में आ जाए न्यू नेम, ठीक है। अब ये जो कंपनी नेम है ये किससे कॉल होगा, एम्प्लॉय से, है ना, क्योंकि ये क्लास का वेरिएबल है तो ये क्लास के नेम से कॉल होएगा। तो हम मान लो यहाँ पर लिख देते हैं एम्प्लॉय डॉट कंपनी नेम, ठीक है। तो हमने बोला कि जो भी कंपनी का नाम है वो सेट कर दो जो न्यू नेम है। इसके ऊपर मैं ना एक चीज लिखूंगी ये बताने के लिए कि ये क्लास का फंक्शन है। इसके ऊपर हम लिखते हैं क्लास मेथड, ये बताने के लिए कि ये फंक्शन जो है वो क्लास से बिलोंग कर रहा है। देखो अगर आपका वेरिएबल बाहर लिखा है, जैसे मैंने इस वेरिएबल को किसी फंक्शन के अंदर नहीं डाला, मैंने इसको इनिट के अंदर नहीं डाला, तो इनिट के अंदर के जो वेरिएबल होते हैं वो इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं, और इनिट के बाहर के जो वेरिएबल होते हैं ना वो अपने आप क्लास वेरिएबल बन जाते हैं। बट यहाँ पर मान लो मैंने 3 फंक्शन बनाए, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा क्लास का मेथड है और कौन सा इंस्टेंस मेथड है। तो इसलिए यहाँ पर हमें ऊपर लिखना पड़ता है @क्लास मेथड। इससे ये होगा कि ये जो फंक्शन है ना ये आप बिना ऑब्जेक्ट के कॉल कर लोगे। मतलब आप ऐसे, अगर आपने ऑब्जेक्ट नहीं भी बनाया, मान लो आपने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, तो भी आप इसे कॉल कर सकते हो। चेंज नेम को आप ऐसे लिखोगे एम्प्लॉय डॉट चेंज नेम, ठीक है, एम्प्लॉय डॉट चेंज नेम, और आपने मान लो यहाँ पर लिख दिया विप्रो, और आपने यहाँ पे मान लो प्राइवेट लिमिटेड या ऐसा भी कुछ लगा दिया, ठीक है। और अब आप इसे प्रिंट करा के अगर देखोगे आफ्टर चेंज, ठीक है, तो अब ये क्या आएगा, देखो आया। तो मतलब क्या है कि कुछ चीजें होती हैं जो हमारी ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं होती। जैसे कंपनी का नाम जब अगर कोई चेंज कर रहा है तो क्या वो एम्प्लॉय पे डिपेंडेंट है कंपनी का नाम चेंज करने के लिए? नहीं ना, ऑब्जेक्ट्स यानी एम्प्लॉयज पे थोड़ी डिपेंड हुआ ये तो इंडिपेंडेंट है। तो कोई भी चीज अगर ऑब्जेक्ट्स पे डिपेंड नहीं कर रही है तो उसको आप क्लास मेथड यूज कर सकते हो या क्लास वेरिएबल यूज कर सकते हो। वेरिएबल में वैल्यू डाल सकते हो और मेथड में आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपको बार बार यूज करना है। मैम आपने क्या ऐड करा है मैम इसमें? मेरी लाइट चली गई थी एक्चुअली, एकदम मेरे कॉल कट गई थी। ये किया है बेटा, हमने एक नया फंक्शन बनाया है जो क्या करेगा, अगर फ्यूचर में हमें मान लो कंपनी का नेम चेंज करना हुआ फॉर एग्जाम्पल, तो हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने एक फंक्शन बनाया चेंज नेम और इसके ऊपर मैंने लिख दिया क्लास मेथड। क्लास मेथड लिखने से ये होगा कि क्लास के नाम से कॉल हो जाएगा, मुझे ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। तो देखो मैंने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, मैंने कमेंट कर दिया ऑब्जेक्ट। अब मैंने क्या किया, इसका नेम चेंज किया, पहले इस नाम था विप्रो, अब मैंने नाम कर दिया विप्रो प्राइवेट लिमिटेड। और अब मैंने अगर एम्प्लॉय नेम को कॉल किया तो वो नेम चेंज होके मुझे मिल गया। तो बेसिकली क्लास फंक्शन या क्लास मेथड हम इसलिए बना रहे हैं जब हमें कोई ऐसा काम करना है जो एम्प्लॉय से इंडिपेंडेंट है। जैसे कंपनी का नेम अगर आप चेंज कर रहे हो तो क्या वो एम्प्लॉय के डेटा पे डिपेंड करेगा? नहीं ना, कंपनी का जो डेटा है वो एम्प्लॉय पे भी डिपेंड कर रहा है। कंपनी का नेम चेंज होगा उसमें एम्प्लॉय क्या करेगा, है ना। तो कुछ चीजें होती हैं जो हमें ग्लोबली चेंज करनी है जो हमारा ऑब्जेक्ट पे डिपेंड ना हो, उसके लिए हम लिखते हैं @क्लास मेथड। अगर हमें कोई ऐसा काम करना है जो हमें चाहिए कि भाई ऑब्जेक्ट पे डिपेंड ना करे, तब हम यूज करते हैं @क्लास मेथड उस फंक्शन के ऊपर। बताओ समझ में आया? जी मैम। बाकी बच्चे? हाँ ठीक है। तो क्लास वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल डिफरेंस पूछा जाएगा। तो क्लास वेरिएबल क्या हो गया, कंपनी नेम, और इंस्टेंस वेरिएबल क्या हो गया, नेम, आईडी, सैलरी, एज, फोन नंबर, ये सब क्या हो गया इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। मैम मैंने आपको व्हाट्सएप पे मैम वो भेजा मैम, मेरे उसमें एरर वो आ रहा है बस कि वो पहले वाला उसका प्रिंट दिखा रहा है सेम 100 और अच्छा मैं एक सैलरी। बार चेक कर लेती हूँ। तो बेटा ये जो सैम है ना ये आपको कोड्स के अंदर लिखना पड़ेगा। एक सेकेंड रुको, अभी वाला जो भेजा है आपने पार्ट टाइम एम्प्लॉय वाला,
जी इसमें मैम, क्या क्या जो एरर हमने आया? इंडेंटेशन करा था। बेटा आपने इनिट की स्पेलिंग गलत लिखी है, INIT होगा, ठीक है, वो एरर है, इंट नहीं है वो, इनिट है, ओके। ठीक है। हाँ गामिनी मैं बताती हूँ बेटा, अगर मैंने 3 फंक्शन लिखे है ना, तो आपको ये कैसे पता चलेगा कौन से फंक्शन क्लास के फंक्शन है और कौन से फंक्शन इंस्टेंस के फंक्शन है? मतलब कौन से फंक्शन क्लास के नेम से कॉल होंगे और कौन से फंक्शन ऑब्जेक्ट से कॉल होंगे, आपको ये कैसे पता चलेगा? नहीं पता कर पाओगे ना, क्योंकि F1 फंक्शन है, F2 भी फंक्शन है ना। तो अब देखो, अब अगर कोई क्लास का मेथड है ना, तो वो सिर्फ क्लास के नेम से कॉल हो सकता है, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने प्रिंट डेटा को कॉल किया, ठीक है, या मैंने इस इनिट को कॉल किया, ये कॉल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट पे डिपेंड है। अभी हमने देखा, हम इसे ऑब्जेक्ट से कॉल करते थे ना, E1 डॉट प्रिंट डेटा, S1 डॉट प्रिंट डेटा। बट अगर मैं चाहती हूँ कि कोई चीज जो है मेरी, वो मेरी डायरेक्टली कॉल हो जाए क्लास के नेम से खाली, तब मैं उसके ऊपर लगाऊंगी @क्लास मेथड। इसका ये मतलब है कि आपको इसको कॉल करने के लिए सिर्फ क्लास के नाम की जरूरत है, आपको इसको कॉल करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। अब समझ में आया? तो ये इंडिकेटर है, ये बताने के लिए कि कौन से नॉर्मल फंक्शंस हैं, कौन से इंस्टेंस फंक्शंस हैं, यानी कौन से ऑब्जेक्ट से कॉल होंगे और कौन से ऑब्जेक्ट से कॉल नहीं होंगे, कौन से क्लास से कॉल होंगे, ठीक है। तो ये बताने के लिए हम क्लास मेथड लगाते हैं, ओके ओके, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इनहेरिटेंस, हो गया, हमने क्लास मेथड्स, क्लास वेरिएबल्स के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। इसके बाद अब हम समझते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, और फिर हम देखेंगे इनकैप्सुलेशन, ठीक है। बहुत इजी है ये चीजें। सबसे पहले हम समझते हैं पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। देखो बेटा, पॉलीमॉर्फिज्म मैं आपको समझाती हूँ। कल हमने देखा था कि जो लिस्ट है, स्ट्रिंग है, टपल है, ये क्या होती है इंटरनली? बताओ, इंटरनली ये क्या होती है? लिस्ट, स्ट्रिंग, इंट, टपल, ये सब इंटरनली क्या है? याद करो, जब हमने टाइप प्रिंट कराया था तो क्या प्रिंट हुआ था? हाँ, यस, ऑब्जेक्ट। हाँ, ये ऑब्जेक्ट्स हैं क्लासेस के। जैसे अगर मैं मान लो स्ट्रिंग, मैंने ABCD लिखा तो ABCD ऑब्जेक्ट है स्ट्रिंग क्लास का। अगर मैंने 12 लिखा तो 12 ऑब्जेक्ट है इंट क्लास का, है ना। तो ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? ऑब्जेक्ट्स हैं प्री डिफाइंड क्लासेस के, ठीक है। अब पॉलीमॉर्फिज्म की ब्यूटी मैं आपको समझाती हूँ, पॉलीमॉर्फिज्म है क्या। देखो, पॉलीमॉर्फिज्म ये होता है सिंपल। अगर कोई आपसे पूछो व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, तो पॉलीमॉर्फिज्म है कि भाई मैं क्या करूं, पॉली का मतलब बेसिकली होता है मैनी, पॉली का मतलब बहुत सारे, और मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म्स, ठीक है। पॉली का मतलब होता है मैनी यानी बहुत सारे, और मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म्स। इसका मतलब अगर आप एक ही चीज को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में यूज करो और उनका आउटपुट आपको उसके अकॉर्डिंग मिले। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रही हूँ पॉलीमॉर्फिज्म का। जैसे अगर मैं लिखूं प्रिंट लेंथ, तो लेंथ में अगर मैं कोई स्ट्रिंग डालूं, तो क्या ये मुझे उसकी लेंथ दे देगा? हाँ, दे देगा, दे देगा। अगर मैं लेंथ में लिस्ट डालूं, क्या मुझे ये उसकी लेंथ दे देगा? हाँ, दे देगा, ठीक है। अगर मैं लेंथ में एक लिस्ट पास करूं, तो मुझे इसकी भी लेंथ मिल जाएगी, ठीक है। अगर मैं लेंथ में टपल पास कर दूं या सेट पास कर दूं, क्या मुझे उसकी भी लेंथ मिल जाएगी? हाँ, बिल्कुल मिल जाएगी, ठीक है। जैसे मान लो भी मैं टपल में डाल दूं ये सब, ये टपल है, ठीक है, टपल में डाल दूं तो क्या इसकी लेंथ मिल जाएगी? हाँ। तो देखो, ये अच्छा नहीं है बेटा कि आप एक ही फंक्शन से स्ट्रिंग की भी लेंथ निकाल पा रहे हो, लिस्ट की भी लेंथ निकाल पा रहे हो, डिक्शनरी की भी निकाल पा रहे हो, सेट की भी निकाल पा रहे हो। यही पॉलीमॉर्फिज्म है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है आप एक ही चीज को अलग अलग बहुत सारे फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप लेंथ का इस्तेमाल स्ट्रिंग की लेंथ निकालने के लिए भी कर रहे हो, लिस्ट के लिए भी कर रहे हो, टपल के लिए भी कर रहे हो। तो कहते हैं ना, एक ऐसा टूल होता है जिससे बहुत सारे काम हो जाते हैं, ये वो है पॉलीमॉर्फिज्म, कि एक ही टूल है, एक ही फंक्शन है, एक ही वेरिएबल है जो बहुत सारे काम कर देगा। तो जैसे लेंथ है,
ये लिस्ट पे भी चल जाएगा, स्ट्रिंग पे भी चल जाएगा, टपल पे चल जाएगा, सेट पे भी चल जाएगा। तो दिस इज पॉलीमॉर्फिज्म। समझ में आया? इतना समझ में आया पहले बताओ। हाँ, तो जब आप एक ही चीज का इस्तेमाल जब आप बार बार कर रहे हो अलग अलग तरीके से, वो हो जाएगा आपका हाँ। तो हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म का इस्तेमाल देखो कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं बोलूं कि अगर मैं 2 नंबर्स डालूं तो 2 नंबर्स ऐड हो जाए, अगर मैं 3 नंबर्स डालूं तो भी ऐड हो जाए, अगर मैं स्ट्रिंग डालूं तो भी ऐड हो जाए, है ना? या मैं अगर 4 नंबर डालूं या कुछ भी ऐसे डालूं, मतलब मैं नंबर कितने भी नंबर डालूं ये ऐड हो जाने चाहिए, है ना? मतलब मेरा ऐड फंक्शन 2 नंबर के लिए भी काम करे, 3 नंबर के लिए भी काम करे, 4 नंबर के लिए भी काम करे। तो देखो बेटा, पहले ना बाकी लैंग्वेजेस में ना ऐसे होता था, मतलब मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा डेफ ऐड। तो ऐड फंक्शन में अगर बनाऊंगी, ये पाइथन में वर्क नहीं करता, बट मैं बाकी लैंग्वेजेस में बताती हूँ कैसे होता था। तो हम एक ऐड बनाते थे जो क्या करेगा, 2 नंबर्स को लेगा, ठीक है, और हम यहाँ पर प्रिंट करा देंगे x+y। ये चीज पाइथन में सपोर्ट नहीं करती, पाइथन में हम इसको थोड़ा अलग वे में डिफरेंटली हैंडल करेंगे। फिर हम एक और फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम है ऐड, सेम नाम से, और यहाँ पर अब हम 3 पैरामीटर पास कर देंगे। तो अब ये वाला ऐड क्या करेगा, 3 नंबर्स को जोड़ने का काम करेगा, ठीक है। फिर इसी तरीके से हम एक और ऐड बनाएंगे जो क्या करेगा, 4 नंबर्स को जोड़ने का काम करेगा। तो हमें ना ऐसे 3 फंक्शंस बनाने पड़ते थे अलग अलग, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे आएगा x y z और मान लो p। तो अब मेरा जो अगला है वो प्रिंट करेगा x y z और p को, ठीक है। अब ना पाइथन में ये चीज सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि पाइथन में ना आप सेम नाम के फंक्शन 3 बार नहीं लिख सकते। अगर आप लिख रहे हो ना, तो जो सबसे आखिरी में आपने लिखा है ना वो चलेगा। दोबारा समझो, ये चीज मैं C++, जावा, उनमें अगर मैं ये लिखती तो मेरा कोड चलता। पता है क्या होता, 2 नंबर के लिए ना ये वाला फंक्शन कॉल हो जाता, 3 नंबर के लिए ये वाला फंक्शन कॉल हो जाता, 4 नंबर के लिए ये वाला फंक्शन कॉल हो जाता, ठीक है। मैच करता, 2 है तो 2 पे 2 वाला फंक्शन कॉल करेगा, 3 पैरामीटर है तो 3 वाला करेगा, 4 है तो 4 वाला करेगा। बट पाइथन में थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर होता है। अगर मैं इसको रन करूं तो देखो पाइथन में एरर आ गया। क्यों? क्योंकि जब आप ऐड 3 बार लिखते हो ना, तो पाइथन इन दोनों को हटा देता है मेमोरी से। पाइथन क्या करेगा, इन दोनों को मेमोरी से हटा देगा। मतलब वो जो 2 लिखे थे ना वो किसी काम के नहीं है, लास्ट वाला ले लेगा। हाँ, जो लास्ट वाला है वो सिर्फ उसको लेगा। अब वो एरर क्यों दे रहा है, वो एरर इसलिए दे रहा है, एक मिनट में इसको वापस से लेके आती हूँ। तो मतलब अब ये जो 2 है ना, इनका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं रहा। जब आपने ऐड 3 बार लिखा तो जो तीसरा वाला ऐड है वो माना जाएगा, पुराना ऐड हट गया, ये वाला ऐड भी हट गया। तो अब एरर क्या आ रही है, एरर आ रही है कि ये 4 मांग रहा है और आप 2 दे रहे हो। तो अगर मान लो मैं इन दोनों को हटा दूं और मैं खाली इसको चलाऊं, ये अब चल जाएगा, देखो ये चल गया। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूं ऐड 2 नंबर्स, ये नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि पाइथन ने सिर्फ इस ऐड को माना, ऊपर वाले 2 ऐड इग्नोर हो गए। क्यों? क्योंकि पाइथन ऐसे ही काम करता है, वो सेम नाम के फंक्शंस अगर आप लिख दो तो वो आखिरी वाले को कंसिडर करता है, वो तीनों को कंसिडर नहीं करेगा। बट इन अदर लैंग्वेजेस इन ये तीनों कंसिडर होते हैं, और इसको बोला जाता है फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग यही है, जब आप एक फंक्शन बार बार बना रहे हो। ये बाकी लैंग्वेजेस में सपोर्ट करता है। तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज फंक्शन ओवरलोडिंग, तो आप ये सबसे अच्छा एग्जांपल है फंक्शन ओवरलोडिंग का। हाउएवर आप बोलोगे कि फंक्शन ओवरलोडिंग पाइथन में सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि पाइथन में ये 3 ऐड डिफरेंट नहीं है। पाइथन एक ही ऐड लेगा जो आखिरी में उसे मिलेगा। जैसे अगर मान लो मैंने ये आखिरी में लिख दिया, ये वाला अगर मैंने आखिरी में लिख दिया, तो अब पाइथन इस वाले ऐड को मानेगा। तो अब अगर मैं इसको रन करूं तो देखो एरर आ गया, ठीक है। अगर मैं ये 4 वाला हटा दूं, अब ये चल जाएगा, अब ये चल जाएगा। आया समझ में? तो फंक्शन ओवरलोडिंग पाइथन के अंदर नहीं होती, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट है, बट पाइथन डज नॉट सपोर्ट फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है।
बट फंक्शन ओवरलोडिंग आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप बाकी लैंग्वेजेस के लिए जवाब दे पाओ। जैसे अगर कोई आपसे पूछ ले कि है क्या, तो आप बता पाओ कि दिस इज फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है। तो मैं अभी से हटा इसे बस ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है। बट आप समझ जाना कि 3 ऐड नहीं है, पाइथन इससे सिर्फ एक ही ऐड लेगा जो सबसे आखिरी में मिलेगा। नो मैटर आपने पहले कितने भी सेम नाम के फंक्शन बना दिए, जो सबसे आखिरी में लिखा है वही कंसिडर होगा। इज इट क्लियर? ये समझ में आया? अच्छा, अब मान लो मुझे ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो सबको जोड़ दे, 2 नंबर को, 3 नंबर को, 4 नंबर को। तो बताओ कौन सा आर्ग्यूमेंट्स हम लेते हैं फंक्शन में? ये मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है। अगर मुझे एक ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए जो क्या करे, सबको जोड़ दे, 2 नंबर को, 3 नंबर को, 4 नंबर को, क्या क्या नाम होता है उस आर्ग्यूमेंट का? बताओ, फंक्शन में हमने पढ़ा हुआ है। देखती हूँ किसको याद है पूरी क्लास में। मुझे इसको बनाना है, ठीक है, बट ये 3 फंक्शन से तो नहीं बनेगा, एक ही से बनेगा। तो मैं चाहती हूँ मैं 2 नंबर डालूं, 10 नंबर डालूं, 1000 नंबर डालूं, ऐड हो जाए। कैसे होगा? कि क्या क्या बोलते हैं उसको? वेरी गुड। इसका नाम क्या है मेघा? हाँ बोल, बताया आपने, बिल्कुल सही है। अब इसका नाम क्या है, क्या बोलते हैं इसको? एस्टरिस्क नहीं बेटा, इसका फंक्शन के टर्म्स में कुछ नाम है ना, क्या बोलते हैं उसको? आर्बिट्रेरी आर्ग्यूमेंट। वेरी गुड तनिषा, आर्बिट्रेरी आर्ग्यूमेंट बोलते हैं ना इसको, भूल गए सब कुछ? हाँ, दिस इज कॉल्ड आर्बिट्रेरी आर्ग्यूमेंट। तो क्या कर सकते हो आप, अगर आपको ऐसा ऐड बनाना है जो सबको कॉल करे, तो आप एक ही ऐड बनाओ। यहाँ पे स्टार क्या करेगा, सारी वैल्यूज एक साथ ले लेगा, चाहे 2 हो, चाहे 10 हो, चाहे 1000 हो, और बस आप प्रिंट करा दो सम ऑफ एक्स, दैट्स इट, ठीक है। तो अब अगर मैं ऐड को कॉल करूंगी 2 नंबर्स डाल के तो भी चल जाएगा, अगर मैं ऐड को कॉल करूंगी बहुत सारे नंबर्स डाल के तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो तो आई इस थिंक तरह ये से वाली आप ये क्लास वाले, में मिस था मैं, ये मेरे अच्छा को नहीं पता था। अच्छा, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। देखो आ गया। तो जितने नंबर्स डालोगे सारे के सारे नंबर्स ऐड हो जाएंगे। बेसिकली ये स्टार क्या करेगा, सबको एक्सेप्ट कर लेगा इन अ फॉर्म ऑफ टपल। तो टपल में तो आप कितना भी डेटा डाल सकते हो, तो आप कितना भी डेटा डालोगे वो उसमें आ जाएगा, और फिर ये उसका सम एक एक करके प्रिंट कर देगा। मैम फिर हमें ऐड बाद में चलाना है इसके, प्रिंट के? किसमें? किसमें? इसी में मैम, प्रिंट के बाद चलाना है हमको ऐड, अगर हमें कुछ भी ऐड करना हो तो। ये ऐड ही तो हो रहा है बेटा, ये सम फंक्शन ऐड ही तो कर रहा है। अच्छा नहीं मैम ये वो, वाला कह रहे हो, ये हाँ। फंक्शन कॉलिंग, ये तुमने यस। अंदर लिख दिया क्या? अंदर नहीं होगा, ये बाहर होगा, बाहर। ये ब्लॉक खत्म हो गया, इस ब्लॉक के बाहर कॉल होगा, बाहर, ठीक है। ऐड के जी। अंदर नहीं लिखना, ठीक है। ओके, तो ये था हमारा पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। अब पॉलीमॉर्फिज्म ना हम इनहेरिटेंस में भी कर सकते हैं। कैसे? देखो बताती हूँ। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल बना रही हूँ। जैसे मान लो एक क्लास है ए, इसके अंदर आपने एक फंक्शन बनाया f1, ठीक है, जिसके अंदर मैंने लिखा प्रिंट दिस इज फंक्शन 1, ठीक है, और यहाँ पे सेल्फ आएगा, ठीक है। फिर आपने एक और फंक्शन बनाया, एक और फंक्शन आपने बनाया f2। तो मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया दिस इज फंक्शन 2, सिंपल है, ठीक है। तो एक क्लास ए है, ए नाम की क्लासेस में 2 फंक्शंस हैं। अब मान लो मैंने एक क्लास बी बनाई, ठीक है, और मैंने ए को इनहेरिट कर लिया। ध्यान से देखना, ये भी पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल समझा रही हूँ। तो मैंने क्लास बनाई बी और उसमें मैंने ए को इनहेरिट कर लिया, ठीक है। तो अब मैंने ना एक काम किया, मैंने यहाँ पर लिखा, मैंने यहाँ पे सेम फंक्शंस बना दिए, बट इन फंक्शन के काम अलग अलग हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ दिस इज अ फंक्शन ऑफ पेरेंट क्लास, ठीक है, और फिर मैं यहाँ लिख देती हूँ दिस इज अ फंक्शन ऑफ चाइल्ड क्लास, ठीक है। तो अब मुझे बताओ बेटा, बी क्लास में कितने मेंबर्स आए? बोलो। जब बी ने ए को इनहेरिट किया, बी में भी अगर सेम नाम के फंक्शन है जो कि ए में है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं
मेथड ओवरराइडिंग, मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं कि आपने जो पेरेंट में जो फंक्शन है आपने वही फंक्शन बना लिया। हाँ, हो सकता है उसने उसके अंदर आपने काम अलग अलग किया हो, बट आपने फंक्शन वही बनाया जो पेरेंट के अंदर है। तो मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है? क्रिएटिंग सेम नेम फंक्शन, क्रिएटिंग सेम नेम फंक्शन इन चाइल्ड क्लास। ये मेथड ओवरराइडिंग ये भी पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर आता है। तो क्रिएटिंग सेम नेम फंक्शन इन चाइल्ड क्लास एज इन पेरेंट क्लास, जो मेरा पेरेंट क्लास में है वैसा ही फंक्शन मैंने इसमें भी बना दिया, बट मैंने देखो काम अलग अलग किया है, मेरे प्रिंट स्टेटमेंट्स अलग अलग हैं, बट मैंने नेम कॉपी कर लिया, नेम वही रख दिया। तो मुझे बताओ बी क्लास में कितने मेंबर्स हैं? बताओ बी क्लास में कितने मेंबर्स हैं? सिर्फ इस कोड को देख के बताओ। ये F1 F2 इसका खुद का है और ये F1 F2 ए का है। तो मुझे बताओ जल्दी से। वेरी गुड, 4। दो नहीं बेटा, 4। नाम सेम है बट ये अलग अलग है, मतलब इनके नाम बेशक सेम है, ठीक है, नाम बेशक सेम है, लेकिन ये है अलग अलग। ये इसका खुद का B का F1 F2 है, ये A का F1 F2 है। तो अब B के अंदर 4 मेंबर आ गए, 2 खुद के फंक्शन और 2 पेरेंट के फंक्शन। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं बी का ऑब्जेक्ट बनाऊं, मान लो मैंने बी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया स्मॉल बी, और अगर मैं इससे अब F1 को कॉल करूं तो आपको क्या लगता है कौन सा वाला F1 कॉल होगा? दिस इज अ फंक्शन ऑफ चाइल्ड क्लास कॉल होगा या दिस इज अ फंक्शन ऑफ पेरेंट क्लास कॉल होगा? क्यों? क्योंकि बी के अंदर अब 2 F1 है। ये समझ में आया? बी के अंदर अब 2 F1 है, 2, एक खुद का और एक पेरेंट का, राइट? हाँ, तो मुझे बताओ कौन सा कॉल होना चाहिए अगर मैं बी डॉट F1 करूं? तो ये दिस इज अ फंक्शन ऑफ चाइल्ड क्लास प्रिंट होना चाहिए या दिस इज फंक्शन ऑफ पेरेंट क्लास प्रिंट होना चाहिए? क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? बी। हाँ, बाकी बच्चे कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे? चाइल्ड का, यस। तो प्रायोरिटी हमेशा चाइल्ड को होती है, ठीक है। प्रायोरिटी जब भी क्लैश होता है ना, ऐसा जब भी क्लैश है, यहाँ पे क्लैश हो रहा है देखो, क्योंकि बी के पास 2 F1 है, एक खुद का और एक पेरेंट का, ठीक है। तो यहाँ पे क्लैश आएगा, तो जब भी क्लैश आता है तो हमेशा प्रायोरिटी खुद को मिलती है, तो ये प्रायोरिटी अपनी क्लास को देगा, और ये जो F1 F2 है ना, ये अपनी क्लास को कॉल करेगा, ना कि पेरेंट को कॉल करेगा। देखो, इसने खुद की क्लास के फंक्शंस कॉल किए, पेरेंट वाले को इसने कॉल नहीं किया। बट अब बात आती है कि अगर मान लो मैं ऐसा चाहती हूँ कि दोनों कॉल हो, पेरेंट वाला भी कॉल हो और चाइल्ड वाला भी कॉल हो। मैं चाहती हूँ जब मैं इस F1 को कॉल करूँ तो ये भी चले, ये भी चले। सिमिलरली मैं चाहती हूँ जब मैं इस F2 को कॉल करूँ तो ये भी आए और ये भी आए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है बेटा, यहाँ पर एक कीवर्ड होता है विच इज कॉल्ड सुपर। तो देखो, मैं अगर ऐसे लिखूंगी सुपर डॉट F1, सुपर का मतलब होता है पेरेंट क्लास, सुपर का मतलब होता है पेरेंट क्लास। तो इसका मतलब है कि भाई जो पेरेंट क्लास का F1 है ना, उसे चला दो। तो जब ये वाला F1 चलेगा ना, तो ये अपना तो प्रिंट करेगा ही, साथ साथ ये पेरेंट के भी F1 को चला देगा। सिमिलरली मैं यहाँ भी लिख सकती हूँ सुपर डॉट F2। तो सुपर का मतलब है पेरेंट क्लास, ठीक है, सुपर का मतलब होता है पेरेंट क्लास। तो सुपर डॉट F1 मतलब इसका पेरेंट क्या है? A। तो A के F1 को कॉल कर दो, और सुपर डॉट F2 का क्या मतलब है? इसके F2 को कॉल कर दो। तो अब अगर मैं इसको रन करूं, देखो आया, अब दोनों कॉल हो गए, पेरेंट का भी और चाइल्ड का भी। आया समझ में? ये आया समझ में? बताओ, जब हमारे पास नेम क्लैशेस हो तो हम किस तरह से कॉल कर सकते हैं? अगर हमें ऊपर वाला चाहिए तो हम सुपर डॉट लगा के लिखेंगे, और अगर हमें चाइल्ड चाहिए तो बाय डिफॉल्ट तो चाइल्ड कॉल हो ही रहा है ना, चाइल्ड ही कॉल हो रहा है। बट अगर हम चाहते हैं पेरेंट भी चले साथ साथ, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सुपर डॉट लिखना पड़ेगा, सुपर डॉट फंक्शन का नाम। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म में 2 चीजें आती हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग। मैंने अभी आपको बताया ओवरलोडिंग पाइथन सपोर्ट नहीं करता, पाइथन में ओवरलोडिंग नहीं होती, फंक्शन ओवरलोडिंग सपोर्ट नहीं करता पाइथन, ठीक है। तो पाइथन में आप इस तरह से ओवरराइड करके पॉलीमॉर्फिज्म, तो यहाँ पे देखो पॉलीमॉर्फिज्म क्या है,
एक ही नाम 2 बार यूज हो रहा है। यहाँ पे भी देखो एक ही नाम 3 बार यूज हो रहा है, काम अलग अलग है ना। नाम एक ही है, काम अलग अलग है। ये स्ट्रिंग के लिए चल रहा है, ये लिस्ट के लिए चल रहा है, ये टपल के लिए चल रहा है। तो यहाँ भी देखो नाम सेम है बट इनके स्टेटमेंट्स अलग अलग हैं, इनका जो काम है वो अलग अलग है। तो दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कम्स अंडर पॉलीमॉर्फिज्म। समझ में आया? ओके ठीक है। एरर आ रहा है थोड़ा सा। एरर आ रहा है, ठीक है भेज दो आप मेरे को, कोड भेज दो बेटा, मैं बताती हूँ क्या एरर है। कोड भेजो, मैं बताती हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। एरर क्या है इसमें? बेटा आपने ये सिंटेक्स गलत लिखा है, देखो बी कोलन है ऐसे नहीं लिखना, बी ए के बाद कोलन आएगा, देख रहे हो? आया समझ में सक्षम? जी मैम। बी और ए के बाद कोलन है, ठीक है, वो सिंटेक्स एरर है, उसको ठीक कर लेना। ओके अच्छा, अब हम देखते हैं बेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। तो देखो एब्स्ट्रैक्शन होता है हमारा, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? इंग्लिश वर्ड है एब्स्ट्रैक्ट। देखो एब्स्ट्रैक्शन का कोई कोड नहीं है, जो हम लिख रहे हैं ना वो कॉन्सेप्ट ही एब्स्ट्रैक्शन है। मैं समझाती हूँ क्या होता है एब्स्ट्रैक्शन। हाइड, वेरी गुड, हाइड करना। देखो एब्स्ट्रैक्शन क्या है, तो ना बहुत सारी बुक्स में एक सिंपल सा एग्जांपल लिखा होता है कि जब आप फैन ऑन कर रहे हो तो आपको बस स्विच ऑन ऑफ से मतलब है, आपको पता है जब आप स्विच ऑन करोगे तो पंखा चलेगा और जब आप स्विच ऑफ करोगे तो पंखा बंद हो जाएगा। बट क्या आपको उसके इंटरनल वायरिंग के बारे में जानने की जरूरत है कि उसका इंटरनल वर्किंग कैसे हो रहा है, वो पंखा चल कैसे रहा है, उसके उसमें पावर सप्लाई कैसे आ रहा है? क्या आपको इन सब की जरूरत होती है? नहीं, नहीं होती। तो एब्स्ट्रैक्शन यही कहता है। तो आप मेरे को बताओ, अब तक हमने जो पढ़ा, जैसे हमने लिस्ट के फंक्शंस पढ़े, तो हमने क्या किया, बस लिस्ट के फंक्शन को उठा के यूज कर लिया। हमने लेंथ को यूज कर लिया, हमने अपेंड को यूज कर लिया, ठीक है। बट क्या हम ये जान रहे हैं कि वो अपेंड इंटरनली कैसे हो रहा है, वो लेंथ एक्चुअली में कैसे लेंथ निकाल रहा है? क्या हम ये जान पा रहे हैं? नहीं। तो हम ये क्यों नहीं जान पा रहे? क्योंकि हमें एक फंक्शन बना के दे दिया कि भाई ये फंक्शन है, तुम इसमें अपना काम कर लो, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है कि काम कैसे हो रहा है। दैट इज एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इसका ये मतलब है, ये देखो ये जो ऐड है ना, तो ये जो डिटेल्स है ये एब्स्ट्रैक्ट किससे होंगी? प्रोग्रामर को तो पता होगा कि ऐड कैसे हो रहा है, ठीक है। बट जो यूजर है, ये यूजर यूजर वाला पार्ट ये है जो मैंने अभी हाईलाइट किया, ये यूजर वाला पार्ट है और ये प्रोग्रामर वाला पार्ट है। ऐ समझ में? प्रोग्रामर बताएगा ऐड कैसे होगा, बट यूजर क्या बताएगा? ये लो डेटा और इसको जोड़ के दे दो। आया समझ में? तो अब जब मैं ऐड को कॉल कर रही हूँ तो मुझे बॉदर होने की जरूरत नहीं है कि मेरा ये ऐड इंटरनली कैसे कॉल हो रहा है। मैं बस क्या करूंगी, यूज करूंगी अपना फंक्शन और मेरा काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे हम लिस्ट बना रहे हैं, ठीक है। अब लिस्ट में मान लो मैंने यहाँ पर लिखा 78912 और मैंने इसमें रिवर्स कर दिया, ठीक है। अब मेरी लिस्ट भी तो एक क्लास है, मैंने बताया था हर एक चीज क्लास है, लिस्ट भी क्लास है, स्ट्रिंग भी क्लास है, सब कुछ एक क्लास है। तो इस क्लास के अंदर एक फंक्शन बना हुआ है रिवर्स। जैसे मैंने क्लास के अंदर फंक्शन बनाया F1, ऐसे ही रिवर्स लिस्ट नाम की क्लास के अंदर फंक्शन बना हुआ है रिवर्स।
तो क्या मुझे ये जानने को मिल रहा है कि ये रिवर्स कैसे काम कर रहा है, कैसे रिवर्स कर रहा है? ऑल्दो इसका कोई कोड लिखा होगा, बट क्या मैं ये समझ पा रही हूँ कि कैसे रिवर्स हो रहा है? ये रिवर्स कर देगा, ठीक है, आपकी लिस्ट को देखो, बट क्या आप ये जान पा रहे हो? एज अ यूजर पॉइंट ऑफ व्यू नहीं जान पा रहे हो, या एज अ डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू भी आप नहीं जान पा रहे हो। आप तो डेवलपर हो ना, बट फिर भी आपको कैसे, क्या मतलब है कि रिवर्स कैसे काम कर रहा है? ऑल्दो आपको ये पता है कि ये काम इंटरनली किया होगा, किसी ने खाली रिवर्स लिखने से रिवर्स नहीं हुआ होगा ना, किसी ने तो रिवर्स का लॉजिक लिखा होगा ना, बट क्या वो लॉजिक हम पढ़ पा रहे हैं? क्या वो हमसे, हम देख पा रहे? नहीं, वो हमसे हिडन है। हिडन क्यों है? बैकएंड, वेरी गुड, हाँ, इसको आप बैकएंड जैसा भी बोल सकते हो, ठीक है, कि अब जब जैसे आप जीमेल यूज करो, आप गूगल यूज करो, फेसबुक यूज करो, आपको तो मतलब है आपने टाइप किया और आपने पोस्ट कर दिया, बट इंटरनली तो वो बहुत सारे काम कर रहा होगा ना, तो क्या उससे आपको कोई लेना देना है? दैट इज हिडन। बस दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। तो आप एब्स्ट्रैक्शन कैसे अचीव कर सकते हो? आप एक क्लास के अंदर फंक्शन बना के फीचर डाल दो, ठीक है, उसके बाद जिसको उस फीचर को यूज करना होगा वो आपका फंक्शन कॉल कर लेगा। सिंपल, जैसे ये एग्जांपल है, जब मुझे रिवर्स करना है तो मैंने रिवर्स नाम के फंक्शन को कॉल कर लिया, मुझे ये जानने की ही जरूरत नहीं है कि इंटरनली किस तरह से रिवर्स कर रहा है। समझ में आया? दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। आया? तो जब मैं ऐड को कॉल कर रही हूँ, तो देखो मैं ऐड ना बहुत तरह से कर सकती हूँ। जैसे मैंने ये ऐड किया है अभी सम का यूज करके, मैं बिना सम के भी तो ऐड कर सकती हूँ, मैं प्लस प्लस कर सकती हूँ, है ना, बहुत सारे तरीके। मैं एक सम इज इक्वल टू सम वेरिएबल का इस्तेमाल करके भी कर सकती हूँ। तो आप एक काम को बहुत तरीके से कर सकते हो, बट क्या जो कॉल करेगा उसे ये जानने की जरूरत है कि आपने कैसे किया है? उसको तो बस अपने आउटपुट से मतलब है। सो दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। आया समझ में? तो अगर मैं एब्स्ट्रैक्शन का एक बहुत छोटा सा एक डेफिनेशन दूं, तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि आप अननेसेसरी डिटेल को हाइड करो, हाइडिंग बैकग्राउंड डिटेल एंड शोइंग नेसेसरी डिटेल, दैट्स इट। शोइंग नेसेसरी डिटेल, दैट्स इट, दैट इज एब्स्ट्रैक्शन। सिर्फ जो नेसेसरी डिटेल है, नेसेसरी डिटेल क्या है? जैसे मैंने डॉट लगाया, ये सारी नेसेसरी डिटेल है ना, कि इसके अंदर ये अवेलेबिलिटी है, बट रिवर्स के अंदर क्या लॉजिक है, इस इवन इसके अंदर मैं ऐसे भी कर दूं तो इसके अंदर ये मुझे बाकी चीजें भी दिखा देगा, ठीक है, बट मुझे ये जानने की जरूरत नहीं कि रिवर्स काम कैसे कर रहा है। सो दैट इज बैकग्राउंड डिटेल। तो वो हाइड करना और शो करना किसको? इसको। तो हम क्लासेस के अंदर कैसे कैसे बना सकते हैं? यूजिंग फंक्शंस। हम हमारे फंक्शंस में काम कर सकते हैं, और जो हमारे फंक्शन को कॉल करेगा वो हमारा सिर्फ फीचर एक्सेस कर लेगा। समझ में आया एब्स्ट्रैक्शन? इज इट क्लियर? ओके ओके, बाकी बच्चे प्लीज बताओ। ठीक है, इसके बाद बस एक एक चीज हमारी और रह गई है क्लासेस और ऑब्जेक्ट में, ठीक है, जिसका नाम है इनकैप्सुलेशन। देखो कुछ नहीं है, इनकैप्सुलेशन बहुत आसान है, याद रखोगे हमेशा। जैसे कैप्सूल है, कैप्सूल के अंदर मेडिसिन रैप होती है, कभी कभी 2 कलर की मेडिसिन रैप होती है, देखा है आपने? कैप्सूल में रैप होती है ना मेडिसिन, एक होता है लेट से येलो कलर का, एक होता है रेड कलर का, इस तरह से रैप होती है मेडिसिन। तो सिमिलरली यहाँ पे मेडिसिन है क्लास, और क्लास के अंदर क्या रैप है? क्लास के अंदर रैप है एक तो वेरिएबल्स, और क्या रैप है क्लास में? फंक्शंस, है ना। वेरिएबल्स को हम क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ? प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट्स। और फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं? कौन बताएगा? क्लास के अंदर जब फंक्शन लिखते हैं, मेथड, वेरी गुड, मेथड्स, ठीक है। हाँ, तो इनकैप्सुलेशन बस यही है। इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है, ये बस कॉन्सेप्ट है जो हम अप्लाई करते हैं। इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है रैपिंग अप, रैप कर, रैपिंग अप, अरे बस यानी पूजा। रैप करना। क्या बोल रहे हो? हेलो? मैम कुछ नहीं। ओके, इसका मतलब होता है रैप करना, रैपिंग अप ऑफ किसका? डेटा मेंबर्स, या आप ये बोल सकते हो रैपिंग अप ऑफ एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स मतलब प्रॉपर्टीज, एंड बिहेवियर्स, बिहेवियर मतलब मेथड्स, ठीक है। रैपिंग अप ऑफ मेथड्स यानी एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर्स टुगेदर,
into a single unit, एक ही यूनिट में दोनों को इनकैप्सुलेट कर देना। तो ये इनकैप्सुलेशन ही तो है, एक ही में मैं वेरिएबल भी डाल रही हूँ और फंक्शन भी डाल रही हूँ। हम यहाँ पे वेरिएबल भी लिख सकते हैं ना, x इक्वल टू वाई इक्वल टू, तो ये कंबाइन ही तो हो गया, ये कैप्सूल हो गई एक क्लास। ऑल्दो इसके अंदर डेटा नहीं होता, क्लास के अंदर डेटा नहीं होता, डेटा किसके अंदर होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर। ये मैंने कल पढ़ाया था, डेटा हमेशा ऑब्जेक्ट में होता है, क्लास में डेटा नहीं होता। क्लास क्या होता है, क्लास सिर्फ एक ब्लूप्रिंट होता है ना। क्लास सिर्फ क्या है, एक ब्लूप्रिंट है, खाली फॉर्म है, जो मैंने कल एग्जांपल दिया था, खाली फॉर्म है। बट उस फॉर्म के अंदर जब आपने डिटेल फिल कर दी, अब वो क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली इनकैप्सुलेशन इसी को बोला जाता है कि जब हम एट्रीब्यूट को और मेथड को एक ही यूनिट में कंबाइन कर दें, ठीक है, एक ही ऑब्जेक्ट में जब हम दोनों को कंबाइन कर दें, इसी को बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। ठीक है, सो ये था हमारा पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने देखा क्लास कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, क्लास मेथड क्या होता है। ठीक है, तो ये पूरा आप अच्छे से एक बार स्टडी करना, और फिर कोई भी डाउट आएगा तो मुझसे पूछ लेना। मंडे को मैं आपको पढ़ाऊंगी कि हम हमारा जो डेटा है वो हम डेटाबेस यानी एसक्यूएल में कैसे सेव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको फाइल में सेव करना सिखाया था, नोटपैड की फाइल में, फाइल हैंडलिंग, तो अब हम सीखेंगे मंडे को कि हम डेटाबेस में सीक्वल में किस तरह से अपना पाइथन का डेटा सेव कर सकते हैं, और एसक्यूएल का डेटा पाइथन में कैसे ला सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें सीखेंगे कि हमारा डेटा भी डेटाबेस में जा रहा है और डेटाबेस का डेटा भी हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर आ रहा है। मैम मेरा एक एरर सही कर दो। हाँ जी बेटा, बताओ बताओ मैम कौन सा एरर है। वही वाला जो आपने कहा था, उसमें इंट की स्पेलिंग गलत है, वो हो उसमें फिर नीचे जाके पार्ट टाइम एम्प्लॉय में एरर आ गया बेटा दोबारा। आप एक काम करो ना, आप ये कोड कैसे भेज सकते हो मेरे को व्हाट्सएप पे, मतलब स्क्रीनशॉट मत शेयर करो, हाँ मैं आपको व्हाट्सएप सिर्फ पे कोड कोड भेज। कॉपी पेस्ट करके भेज दो, ठीक है, मैं देख लूंगी। हाँ बेटा, कल ऑफ है, कल संडे है, मंडे को आपकी क्लास है, ठीक है, क्लास होगी मंडे को। ठीक है, उसके बाद आप सब पहले थोड़ा टाइम लोगे, मैं आप लोगों को और भी असाइनमेंट्स दूंगी। ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने डिक्शनरी तक के असाइनमेंट्स करे, अभी जो उसके आगे के टॉपिक्स हैं उसके भी मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी। धीरे धीरे पहले प्रैक्टिस करो। अभी आप में से कोई लाइब्रेरी नहीं पढ़ेगा, ठीक है, लाइब्रेरी तब तक नहीं पढ़ोगे जब तक ये खत्म नहीं करते। आप टाइम लो, हफ्ते 10 दिन जितना भी टाइम है, पहले इसको अच्छे से करो, उसके बाद ही प्लीज स्टार्ट क्लासेस ऑफ योर लाइब्रेरी। आया समझ में? हाँ, क्योंकि जब तक यही क्लियर नहीं होगा तो आगे की चीजें फिर समझ में नहीं आएंगी। ओके, ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, बाय।